71। होमवर्क का सवाल तो हो गया होगा, बहुत ज़्यादा लगता है हो गया जिस तरह आप लोगों ने रिस्पांस दिया है। ज़रूरत समझ आनी भी नहीं, मैंने बतानी भी नहीं। दाएं बाएं वाले से समझें वो किस लिए है, किसी को भी नहीं आई जी, जिसको आई है वो समझे। देखें तो कुछ तो इंडिपेंडेंट होने की कोशिश करें। अब मैं आप लोगों को टाइम दे रहा हूँ, आप साथ वाले का सर खाएं, फिर नहीं समझ आती फिर मेरे पास आए, मोस्ट वेलकम। लेकिन थोड़े से आप इंडिपेंडेंट होने की कोशिश करें। सेक्शन 117, नोटिस ऑफ डिसकंटिन्यूड बिजनेस, बिजनेस डिसकंटिन्यू होने का नोटिस। अगर एक बंदा अपना बिजनेस बंद कर दे तो वो बिजनेस बंद करने के बाद 15 दिन के अंदर अंदर कमिश्नर को बता दे कि अब मेरा बिजनेस बंद हो गया है। अ पर्सन डिसकंटिन्यूइंग अ बिजनेस, अगर एक बंदा अपना बिजनेस डिसकंटिन्यू कर दे तो कमिश्नर उसको नोटिस देगा, वो बंदा कमिश्नर को नोटिस देगा 15 दिन के अंदर। मिसाल के तौर पे देखें, हमारा ईयर एंड क्या है, हमारा ईयर एंड है चलें यकम जुलाई 15 को साल शुरू हुआ और 30 जून 16 को ख़त्म हुआ, 30 जून 13 को ख़त्म हुआ। 28 फरवरी 13 को मिस्टर फ्री हिट ने डिसकंटिन्यू कर दिया बिजनेस, 28 फरवरी 13 को। बिजनेस डिसकंटिन्यू, अच्छा भाई, अब इसके बाद 15 दिन गिने, यकम 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। बाय 15 मार्च 13 ही विल इन्फॉर्म कॉमी बाय नोटिस, नोट करें, he will inform कॉमी by notice that business is discontinued। बाय 15 मार्च 13 से पहले भी बता सकता है। चलें जी, अ पर्सन डिसकंटिन्यूइंग अ बिजनेस, एक बंदा जो बिजनेस डिसकंटिन्यू कर रहा है, शैल गिव कमिश्नर अ नोटिस, कमिश्नर को एक नोटिस देगा डिसकंटिन्यूंस के कितने दिनों के अंदर, विद इन 15 डेज का क्या मतलब है, आफ्टर 15 डेज नहीं, 15 दिनों के बाद नहीं, यानी 18वें 19वें दिन नहीं, विद इन 15 डेज का मतलब है, जैसे घर वाले कहते हैं 1 घंटे के अंदर अंदर आ जाओ, तो विद इन 1 आवर, ये नहीं घर वाले कहते हैं कम आफ्टर 1 आवर, 1 घंटे बाद आओ, तो विद इन उस माने में इस्तेमाल होता है कि 15 दिनों के अंदर जब मर्जी आ जाओ। अगर आप 15 मिनट चल जाएंगे, घर वाले ये नहीं कहेंगे मैंने तो कहा था घंटे के अंदर अंदर आ जाओ, तुम अभी आ गए हो। अ पर्सन डिसकंटिन्यूइंग अ बिजनेस गिव कॉमी अ नोटिस विद इन 15 डेज ऑफ डिसकंटिन्यूंस। अच्छा माय डियर, द पर्सन डिसकंटिन्यूइंग अ बिजनेस शैल फर्निश अ रिटर्न, मैंने अंडरलाइन किया हुआ है, द पर्सन डिसकंटिन्यूइंग अ बिजनेस शैल फर्निश अ रिटर्न हिमसेल्फ, खुद जमा करा दे, और ऑन बीइंग रिक्वायर्ड बाय कमिश्नर बाय नोटिस,
या कमिश्नर नोटिस भेज देगा, यार वो तुमने रिटर्न अभी तक जमा नहीं कराई, डिसकंटिन्यू बिजनेस करने का नोटिस भेज दिया हुआ है आपने, बस रिटर्न जमा कराना भूल गए थे, तो आप खुद जमा करा दें, नहीं तो कमिश्नर याद करा देगा। रिटर्न ना इतने अरसे को कवर करेगी, बस 28 फरवरी तक कवर करेगी, उससे आगे वाला अरसा नहीं कवर करेगी। इसका नाम होगा सेपरेट टैक्स ईयर, नहीं ट्रांजिशनल नहीं, सेपरेट टैक्स ईयर। तो रिटर्न सेपरेट टैक्स ईयर की जमा कराई जाएगी। द पीरियड ऑफ रिटर्न विल स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ टैक्स ईयर ऑफ डिसकंटिन्यूएंस, डिसकंटिन्यूएंस के पहले दिन से स्टार्ट होगा ये अरसा, एंड विल एंड, और ये एंड होगा ऑन द डेट ऑफ डिसकंटिन्यूएंस, जिस दिन बिजनेस क्या हुआ, बंद हुआ। सैटरडे या संडे को कोई टाइम मिला खुली कचहरी का, यानी आपसे ज़बानी सुनने का जूम पे, तो आई विल इन्फॉर्म यू। और जो लोग फिर ज्वाइन ना कर सके वो ग्रुप में ही आगे पीछे मैसेज ना करेंगे, क्यों हमें तो थोड़ा सा लेट पता चला था, हमने ज्वाइन नहीं किया, उनको फिर कभी कर लेंगे। द पीरियड ऑफ रिटर्न विल स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ टैक्स ईयर ऑफ डिसकंटिन्यूएंस एंड विल एंड ऑन द डेट ऑफ डिसकंटिन्यूएंस। बस साथ वाला मैसेज देख ले तो अपने दोस्त को जरूर इन्फॉर्म कर दे। दिस पीरियड शैल बी ट्रीटेड एज अ सेपरेट टैक्स ईयर। नेक्स्ट, आपको पता है बुरा बच्चा हर जगह होता है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कॉलेज में तो नहीं है, ना पंजाब यूनिवर्सिटी में है कोई। इफ़ अ टैक्स पेयर, नहीं ना सोचा करो यार उसके बारे में बुरा, अपनी बुराइयां देखो। इफ़ अ टैक्स पेयर डज नॉट गिव नोटिस ऑफ डिसकंटिन्यूइंग, अगर एक टैक्स पेयर बुरा बच्चा निकला और उसने बिजनेस डिसकंटिन्यू होने का नोटिस नहीं दिया, चुप करके रात को 2 बजे दुकान बंद की, ताला लगाए और घर चला गया, उसके बाद जो है वो पिछले 15 दिन से हाइब्रिड में फर्स्ट रो के अंदर जो बातें हो रही हैं उनका कुछ करना पड़ेगा। पिछली रो में चले जाएं प्लीज़। चलें बैठे रहें, बोलने का ना, थोड़ा सा कंट्रोल करना सीखें। तो हुआ क्या कि उसने बिज़नेस जो है वो बंद कर दिया 15 मार्च को, 28 फरवरी को उसने बिज़नेस बंद कर दिया, और उसके बाद से 1-2 महीने से कमिश्नर देख रहा है कि शटर के ऊपर यही लिखा हुआ है जुमा ब्रेक। इफ अ टैक्स पेयर डज नॉट गिव नोटिस ऑफ डिसकंटिन्यूएंस, अगर टैक्स पेयर बिजनेस डिसकंटिन्यू होने का नोटिस नहीं देता, एंड कमिश्नर हैज ग्राउंड्स टू बिलीव दैट, और कमिश्नर को ये यकीन हो दैट अ बिजनेस हैज बीन, कि बिजनेस बंद हो गया है, और टैक्स पेयर इज लाइकली टू डिसकंटिन्यू द बिजनेस, या टैक्स पेयर बिजनेस बंद करने वाले की हरकतें पता चल जाती हैं। आप दुकान पे जाते हैं, उसे कहते हैं समोसा डाल के दो, कभी लाल वाली चटनी नहीं होती, कभी जो है वो चनों वाली चटनी नहीं होती, कभी कोई चटनी नहीं होती, तो वो हम इस तरह के पंगे करना शुरू कर देते हैं, तो आपको लगता है कि आप ये इस मार्केट में एग्जिस्ट करने वाला नहीं है। कभी चाय चीनी के साथ डाल रहा होता है बहुत ज़्यादा, कभी चाय चीनी के बगैर ला रहा होता है, यहाँ से हरकतें पता चल जाती हैं दुकानदार की कि ये थोड़े अरसे के अंदर बिजनेस बंद करने वाला है। तो इफ अ टैक्स पेयर इज लाइकली टू डिसकंटिन्यू बिजनेस, ही में सर्व नोटिस, कमिश्नर एक नोटिस देगा टू फर्निश द रिटर्न। लॉ मेकर ने कमिश्नर के लिए सर्व का लफ्ज लिखा है और टैक्स पेयर के लिए फर्निश का। कमिश्नर नोटिस सर्व करेगा कि तुम रिटर्न जमा कराओ। अगर एक टैक्स पेयर बिजनेस बंद होने का नोटिस नहीं देता और कमिश्नर को ये लग रहा है कि या तो बिजनेस बंद हो गया है या होने वाला है, ही में सर्व नोटिस टू फर्निश द रिटर्न। कॉमी विल नोटिफाई द अरसा फॉर विच द रिटर्न इज रिक्वायर्ड। हमारे सवाल में क्या अरसा था? यकम जुलाई 12 से 28 फरवरी। वेलकम वेलकम, मरहबा मरहबा, आइए आइए बैठिए, आपका आना मुबारक हो। पॉइंट नंबर 4, अ रिटर्न फर्निश हेयर विल बी ट्रीटेड एज डीम्ड असेस्ट। डीम्ड असेस्ट क्या होता है भाई? सेक्शन 120 के अंदर हम पढ़ेंगे डीम्ड असेस्ट। तो अभी हल्का सा क्वेश्चन मार्क लगा लेते हैं। जब सेक्शन 120 पढ़ाने के बाद मैं इधर आऊँगा पॉइंट 4 आप में, ओह अच्छा अच्छा ये कहा हुआ था। हाँ यार, अब ज़रा इसको साइड पे करते हैं थोड़ी देर के लिए, साथ वाले को थोड़ा सा साइड पे हो जाते हैं। मैं ज़रा यार साइड पे हो यार, मैं ज़रा समझ नहीं रहा हूँ। नहीं नो एक्सक्यूज प्लीज, मैं मुझे पढ़ाने दें बस। नहीं अच्छा जी, अच्छा माय डियर, पेज नंबर 343 पे आएँ जी, बताएं, को बड़ा मसला तो बताएं।
पीसी बंद करवा दो यार सारे कॉलेज के पूरे, सर आसिफ के कमरे के, सर मैर के कमरे के, हमारे ना बंद कराना, क्योंकि हम सर्दी की तैयारी करके आए हुए हैं। भाई आ जाओ यार, एसी बंद करो, छोड़ो रिकॉर्डिंग छोड़ो, ऑनलाइन वालों की फिक्र छोड़ो, एसी बंद करो। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। अच्छा जी, जिस बंदे का ईयर एंड 30 जून को हो, उसने कब रिटर्न जमा करवानी है? 30 सितंबर 20 तक। अच्छा, एक बंदा कहता है कि मेरा ईयर एंड 31 मार्च है। तुम ऐसा करो, तुम ना 6 महीने के अंदर अंदर कभी भी टाइम निकाल के आ जाओ, तुम भी 30 सितंबर को ही आ जाना। ऐसे 30 सितंबर को लोग आते हैं, ऐसे बीच में आके तुमने एक डिच डाली होगी, तो बस तुम भी 30 सितंबर को आ जाना। मेरा ईयर एंड तो 31 दिसंबर है, कोई बंदा बोला मेरा ईयर एंड तो 31 दिसंबर है, तुम भी 30 सितंबर को ही आ जाना, ऐसे बीच में आके पंगे ना डालना। एक बंदा कहता है मेरा ईयर एंड तो 31 जुलाई है, तो तुम 30 सितंबर 2 महीने बाद आ रहे, दो महीने बाद 30 सितंबर आ रहे हैं, लेकिन वो बहुत जल्दी हो जाएगा। कम से कम तो 3 महीने में आम लोगों को भी देता ही हूँ, तुम्हें अगर 2 महीने में बुलाऊंगा तुम माइंड कर जोगे। तुम ना बस थोड़ा टाइम निकाल के ना, कभी भी तुम 14 महीने के अंदर अंदर जो है ना आ जाना। 14 महीने में तुम्हें दे रहा हूँ, 14 महीने में कभी भी टाइम मिले तो अपने साल के रिटर्न आके जमा करा देना। तो जब मर्जी आपका ईयर एंड हो रहा हो, आपने आना कब है रिटर्न लेके? इसका स्पेशल ईयर एंड है ना, 31 मार्च को एंड हो रहा है। इसका स्पेशल ईयर एंड है ना, 31 दिसंबर को एंड हो रहा है। इसका स्पेशल ईयर एंड है ना, 31 जुलाई को एंड हो रहा है। तो इसका तो नॉर्मल ईयर एंड हो रहा है, इसको तो हमने सितंबर को ही बुलाना था। तो जब मर्जी आपका ईयर एंड हो, आपने आना कब है? 30 जून जो आपको नज़र आ रहा है उससे अगले 30 सितंबर को आना है। ये मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, जब मर्जी आपका ईयर एंड हो, आपको जो अगला 30 जून नज़र आ रहा है उससे अगले सितंबर में आना है माय डियर। जो मर्जी आपका ईयर एंड हो, आपको जो अगला 30 जून अपनी आंखों से नज़र आ रहा है उससे अगले सितंबर में आना है। जो मर्जी आपका ईयर एंड हो, आपको जो 30 जून नज़र आ रहा है उससे अगला 30 सितंबर को आना है। लेकिन अगर आप हैं ही 30 जून, तो ये ना कहिएगा मुझे जो अगला 30 जून नज़र आ रहा है मैं उससे चपेड़, तो खुद 30 जून है। तो अगर आप खुद 30 जून है तो फिर 3 महीने के अंदर अंदर आ जाएं। ज़रा खूबसूरत से देखें, डायग्राम बनी हुई है पेज नंबर 343 पे बनी हुई है, डायग्राम मोनस होती है। रिटर्न ऑफ इनकम फॉर इंडिविजुअल एंड एओपी, रिटर्न ऑफ इनकम इंडिविजुअल और एओपी की जमा कराने का तरीका। जून वाले सितंबर में आए, मार्च वाले सितंबर में आए, दिसंबर वाले सितंबर में आए, अक्टूबर वाले सितंबर में आए, अगस्त वाले वो वाले सितंबर में आए। बिलो इज द डायग्राम। अच्छा हमने समझा ये जो है वह ऐसी ये शुगल है। टू एक्सप्लेन द रिटर्न फाइलिंग डेट डिपेंडिंग अपॉन द टैक्स ईयर एंड एट डिफरेंट डेट्स, सेक्शन 118 का 3। अच्छा माय डियर, पेज 342 पे आए, साथ वाले की बुक पे, उसकी बुक पे आया करें ना, उसको नेक हाथ लगे हुए हैं। फॉलोइंग इज अ शेड्यूल फॉर रिमेनिंग पर्सन। रिमेनिंग पर्सन से मुराद इंडिविजुअल एओपी है, क्योंकि ऊपर अभी कंपनीज की बात करेंगे हम। रिटर्न रिक्वायर्ड टू बी फाइल्ड थ्रू इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल। अगर आपने इलेक्ट्रॉनिकली एफबीआर की वेबसाइट पर रिटर्न जमा करानी है, जैसे कि पाकिस्तान में अब सैलरी कमाने वालों के लिए रिटर्न फाइलिंग इलेक्ट्रॉनिकली जमा कराना ज़रूरी हो गया है, क्योंकि सैलरी वाले बहुत ज़्यादा होते हैं तो वो मैनुअली दफ्तर में है तो बहुत टाइम लगता है। तो अगर आप इलेक्ट्रॉनिकली रिटर्न जमा करवा रहे हैं अपनी सैलरी इनकम की, तो आप आ जाएं, ऑन 30 सितंबर आ जाएं तो भी चलेगा, 30 सितंबर से पहले आ जाएं तो भी चलेगा। एग्जैक्ट 30 सितंबर को आना ज़रूरी तो नहीं है, उससे पहले भी आ सकते हैं, उससे पहले भी आ सकते हैं, उस दिन भी आ सकते हैं। ऑन और बिफोर 30 सितंबर, नेक्स्ट फॉलोइंग द एंड ऑफ टैक्स ईयर। नेक्स्ट फॉलोइंग का मतलब ये है जैसे ये साल एंड हो ना, इसके बाद नेक्स्ट फॉलोइंग जो सितंबर आ रहा है, ऐसा ना हो आप इधर ही पहुंच जाओ, एंड का वेट करो, उसके बाद जो 30 सितंबर आ रहा है ना,
एंड से मुराद नॉर्मल लोगों को जो एंड होता है ईयर, तो एंड के बाद जो 30 सितंबर आ रहा है ना, तब आ जाया करो, आ जाया करो ना। रिटर्न ऑफ इनकम बाय एन इंडिविजुअल और एओपी, ऊपर तो ज़रा सैलरी वाले के लिए ख़ास था ना, सैलरी वाले जो ई पोर्टल से जमा कराते हैं। कई सैलरी वाले भी सुस्त होते हैं, कहते हैं हमें इलेक्ट्रॉनिकली चीज़ें देख के मज़ा नहीं आता, पता ही नहीं चलता क्या हो रहा है। तो वैसे ही कंप्यूटर यूट्यूब खोलते हैं, डी ट्रैक हो जाते हैं, वैसे ही हमारा टाइम ज़ाया हो जाता है, इसलिए हमने खोलना ही छोड़ दी चीज़ें इलेक्ट्रॉनिकली, पेपर भी करीब है, तो इसलिए हम फिर मैनुअली आए। कहते हैं बस ठीक है यार, जो भी हो, तुम इंडिविजुअल हो या एओपी हो, तो तुम 30 सितंबर तक आ जाया करो, बस 30 सितंबर के बाद ना आना, वरना हम ये नहीं कहेंगे मेहरबान तुमने देर कर दी आते आते, हम कहेंगे जालिम तुमने देर कर दी आते आते। कंपनी जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, चपेड़ चपूड़, थप्पड़ थुप्पड़, डंडे सोटे, अस्तगफिरुल्लाह, कैसी बातें करते हैं हम, हमारे घर में कभी ऐसी बात नहीं हुई, हमें तो बस डायरेक्ट पढ़ते हैं। वो कौन सा बच्चा है अल्हम्दुलिल्लाह जिसको पूरी ज़िंदगी थप्पड़ नहीं पड़ा? अच्छी बात है ना माशाल्लाह, किसी से भी आपको पूरी ज़िंदगी थप्पड़ नहीं पड़ा, क्लास के बाद आना ये ख्वाहिश भी पूरी कर देना, ख्वाहिश लेके मांगे बच्चा। अच्छा, 1 जुलाई 19 से 30 जून 2020, सॉरी भाई ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। अच्छा भाई, कंपनी के केस में ना रिटर्न जमा कराने के लिए ना आपके पास दिसंबर तक का टाइम है, कंपनीज के केस में ना दिसंबर तक का टाइम है। आपने 31 दिसंबर 20 को आना है अगर आप कंपनी है। अगर आपका मार्च ईयर एंड है तो भी कोई मसला नहीं, 31 मार्च ईयर एंड है तो भी कब आ जाए? दिसंबर में आ जाए। लेकिन अगर आपका इधर ईयर एंड हो रहा है तो आपने दिसंबर में आना है। लेकिन माय डियर, अगर आपका ईयर एंड इधर हो रहा है ना, फिर आपका ईयर एंड क्योंकि काफ़ी जल्दी हो गया है, फिर अगर आपने आना है ना तो फिर आप ना ही, सॉरी, फिर अगर आपने आना है ना तो आप फिर आए 30 सितंबर। चाहे आपका 31 दिसंबर को ईयर एंड है, माय डियर उत्ते देखें, चाहे आपका 31 दिसंबर को ईयर एंड है, चाहे आपका 30 सितंबर को ईयर एंड है, चाहे आपका 31 जुलाई को ईयर एंड है, यू आर सपोज टू कम एंड मीट अस बाय 30 सितंबर 20, 30 सितंबर 20 तक आ जाएं। इसमें डायग्राम में क्या यूज हुआ है? हाँ, ये यूज हुआ है, 30 सितंबर 20 का साल यूज हुआ है। अगर आपका ईयर एंड इधर हो तो इधर आ जाएं, अगर आपका ईयर एंड इधर हो तो इधर आ जाएं। लेकिन एक मैं हिंट दूंगा, आसान, पेपर में ये डेट दी होगी, आपने बस ये सोचना है इसके बाद 30 जून कौन सा आ रहा है, बस उसके बाद आपने जो है फौरन सितंबर में आ जाना है। और पेपर में जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून वाली डेट दी हो तो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल जून खुद लेट है तो आपने भी लेट आना है। जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर टैक्स ईयर के एतबार से खुद जल्दी है तो आपने भी जल्दी आना है। तो पहले स्लॉट वाले सितंबर में आए, दूसरे स्लॉट वाले दिसंबर में आए। आप लोग सारे इधर आना और दिसंबर वाले और सितंबर वाले और जुलाई वाले ये सारे इधर आना, आ जाना, आना ना भूलना। इधर वाले इधर आए और इधर वाले इधर आए। Got it guys? Okay, you are real guys, good guys. इसमें मेरा हिंट वही है कि आपने देखा करने कि जो भी डेट दी हुई ना उसके बाद 30 जून कौन सा आ रहा है। अब बोलें जनवरी से जून वाले दिसंबर में आए तो जुलाई से दिसंबर वाले सितंबर में आए। इस शेयर के नीचे अपना नाम लिख लीजिएगा घर जाके। जनवरी से जून वाले दिसंबर में आए और जुलाई से दिसंबर वाले सितंबर में आए अगर कंपनी है। चलें जी, नो आई एम गिविंग यू 2 मिनट्स, पेज 343 सॉल्व कर दें।
I wish there would have been a glass of water. भाई ये एसी सेट कर दो यार, जहाँ जहाँ करने हैं आ जाओ। अच्छा भाई, इंडिविजुअल यार, आप डायग्राम शायग्राम के चक्कर से निकल आए। जो मैंने आपको सादा बात की है बस वो है कि इसके बाद कौन सा 30 जून आ रहा है बस। अच्छा एक बात तो सुन लें, इन सब ने सितंबर में आना है। ये जितने इंडिविजुअल्स हैं इन्होंने कब आने? सितंबर में। अच्छा अब 30 जून 13 के बाद, तो 30 जून 13 की तो कोई टेंशन नहीं, इसने तो कब आने? 30/9/13 को। इसके बाद कौन सा जून आ रहा है? 30 जून 16। 30 जून 16 के बाद 3 महीने गिने, 30/9/16। इसके बाद कौन सा 30 जून आ रहा है? 18। उसके बाद बस 3 महीने गिन लें, 30/9/18। इसके बाद कौन सा 30 जून आ रहा है? 30 जून 11। इसके 30 जून 11 आ रहे हैं ना, इसके बाद जून, उसके बाद 3 महीने गिन लें, 30/9/11। अच्छा अब क्या आ गई? कंपनी। जून और मार्च वालों को कब बुलाने? दिसंबर में। और जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर वालों को कब बुलाने? सितंबर में। अच्छा 30 जून के बाद नहीं लफ्ज को बोलना, जून और जनवरी से जून वालों को दिसंबर में बुलाने। तो इनको 3 महीने बाद बुलाने या 6 महीने बाद? 6 महीने बाद। 31 मार्च 16 के बाद माय डियर कौन सा जून आ रहा है? 30 जून 16 भी 3 महीने बाद आ जाने, 30 जून 16। मार्च वालों को कब बुलाने? दिसंबर में। तो 30 जून 16 के बाद 6 महीने ऐड कर लें, जुलाई से दिसंबर वालों को कब बुलाने? सितंबर में। लेकिन फिलहाल एक काम करें, मुझे बताएं दिसंबर के बाद कौन सा जून आ रहा है? फिलहाल ये तो बता दें, इसको ना दरमियान में थोड़ा ब्रिज के तौर पे मैं यूज कर लेता हूं। 30 जून 18 के बाद अब आपने 3 महीने ऐड करने हैं, 6 महीने ऐड नहीं करने, क्योंकि ये लोग ग्रीन वाले हैं, स्काई ब्लू वाले नहीं है। ऊपर वाले दोनों स्काई ब्लू वाले थे और ये ग्रीन वाले हैं, तो ग्रीन वालों को जल्दी बुलाना है। इसके बाद 3 महीने ऐड करें, इसको मिटा दें आप। इधर ब्रिज बनाएं, 30 जून 11। ये ब्रिज बना के खत्म कर देना, ब्रिज से क्रॉस करके ब्रिज को करके तोड़ देना, बाकी आए ना आए हम। अच्छा तो 30/9/10। अब ये सितंबर वाले हैं, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, इनको कब बुलाने हैं? सितंबर। देखा था हम यहां जाके इधर आ गए थे, क्योंकि यहां आना था। कौन सा सितंबर? 30 सितंबर 11।
8/8 नंबर मेरे आगे, आप लोग अपने ज़रा मार्क कर लें। 8/8 माशाल्लाह, ये एग्जाम लेवल का सवाल हो गया है। 7/8 वाला ज़रा उसकी तरफ इशारा करें सर, ये 7/8 वाला है, 7 वाले का देखें ज़रा। जी भाई, इसने कब आने, कंपनी ने? अच्छा रिलैक्स हो जाए, पहले ब्रिज इस्तेमाल करें, इसके बाद कौन सा 30 जून आने, 30 जून 27, इनको जल्दी बुलाने, क्योंकि ये जुलाई अगस्त सितंबर नवंबर दिसंबर वाले हैं, जल्दी बुलाने, तो कब बुला लें? 30 सितंबर। कितने लोगों के जहन में यही जवाब आया था? ओके, सबने सही कहा, माशाल्लाह। अ रिटर्न ऑफ इनकम, बोलें। अ वेल्थ स्टेटमेंट, जो कल बनाई थी। अ फॉरेन इनकम एंड शेल बी फर्निश्ड इन द, कहते हैं उसका मैनर मैं आपको बताऊंगा क्या है, वो मैनर होगा कोई, मैनर तो हमें खुद नहीं आते, मैनर तो नहीं बताने। अच्छा, ये बॉक्सेस में डला हुआ है लेकिन सिलेबस में है ये चीज़ें, ऐसा नहीं, ये बॉक्स तो समझाने के लिए है ना। अ कंपनी विल फाइल रिटर्न ऑफ इनकम, अगर मेरा ईयर एंड जनवरी से जून वाला है तो मेरा ईयर एंड लेट हो रहा है, तो मैं कब आऊं? 31 दिसंबर तक। और अगर जुलाई से दिसंबर वाले हैं हम, जुलाई से दिसंबर वाले, तो फिर मैं कब तक आऊं? क्लियर? ये रूल्स किसके लिए है और ये रूल किसके लिए था? थोड़ा सा ज़रा सैलरी इनकम वाले लोग पाकिस्तान में ज़्यादा हैं, इसलिए उनके लिए कह रहे हैं कि आप ना इलेक्ट्रॉनिकली लेके आया करो अपनी रिटर्न। अ पर्सन हु अर्न्स सैलरी इनकम विल फाइल रिटर्न इलेक्ट्रॉनिकली, आप लोग इलेक्ट्रॉनिकली लाया करो वरना बहुत ज़्यादा लोग रश लग जाएगा एफबीआर में। अलॉन्ग विद द सबूत ऑफ डिडक्शन और पेमेंट ऑफ टैक्स, अगर एम्प्लॉयर अच्छा है तो एम्प्लॉयर ने टैक्स काट लिया होगा, वरना हाइब्रिड में आखिरी क्लास में बैठ के पेमेंट आप खुद कर दें, फिर एम्प्लॉय खुद भी पेमेंट कर सकता है। फाइल अ वेल स्टेटमेंट विद द रिटर्न, बॉयज़ हाइब्रिड में सेकंड लास्ट रो, प्लीज़ ज़रा कॉशियस रहिएगा, वो आवाज़ें ना आए सेकंड और थर्ड लास्ट रो। अब फॉरेन इनकम एंड एसेट स्टेटमेंट, अच्छा सैलरी वाले ने अब 3 चीज़ें इलेक्ट्रॉनिकली जमा करानी है। अ पर्सन हु अर्न्स सैलरी विल एक रिटर्न इलेक्ट्रॉनिकली जमा कराए, उसके साथ वेल स्टेटमेंट भी जमा करवाए, और उसके साथ फॉरेन इनकम एंड, ऑब्वियसली फॉरेन इनकम एसेट स्टेटमेंट सिर्फ तभी जमा कराएगा जब इसके बाहर के मुल्क में $1,00,000 से ज्यादा या 1,00,000 तक एसेट्स हैं या $10,000 या उससे ज्यादा इसकी इनकम है। पॉइंट नंबर 5, a return required to be furnished for discontinued business shall be furnished by the due date specified in the notice given by commissioner. A return required to be furnished for discontinued business वाला कब आए? सितंबर में आए या दिसंबर में? कहते हैं नहीं, शेल बी फर्निश्ड बाय द डेट स्पेसिफाइड इन द नोटिस गिवन बाय कमिश्नर ने नोटिस भेजा ना, उसमें डेट वो खुद ही बता देगा, तब आ जाना। हो सकता है वो 12 मार्च को बुला लें। जहां टैक्स पेयर का नेशनल टैक्स नंबर पर नाम नहीं आ रहा, नॉट बोन, नाम नहीं आ रहा, जहां टैक्स पेयर का नाम नेशनल टैक्स नंबर रजिस्टर में नहीं आ रहा, रजिस्टर का नाम बताएं, एनटीएन रजिस्टर। किसका नाम नहीं आ रहा होगा? ऑब्वियसली साथ वाले का, क्योंकि आपके साथ वाले ने आज तक शायद रिटर्न जमा नहीं कराई, मेरा तो ये ख्याल है। तो वेयर अ टैक्स पेयर इज नॉट बोर्न ऑन एनटीएन,
उसका एनटीएन रजिस्टर पे नाम नहीं आ रहा एंड फेल्स टू फाइल एप्लीकेशन, और एप्लीकेशन देना भूल जाए फॉर एनटीएन विद हिज फर्स्ट रिटर्न ऑफ लाइफ, विद हिज फर्स्ट रिटर्न ऑफ लाइफ। समझ आ रही है? अपनी जिंदगी की पहली रिटर्न जब आपने जमा कराने जाना है तो साथ एप्लीकेशन किस चीज के लिए देनी है कि मुझे रोल नंबर दो या एनटीएन नंबर दो। तो जब आप लाइफ की पहली रिटर्न जमा कराने जाएं तो एक काम कर दीजिएगा, साथ एनटीएन के लिए अप्लाई कर दीजिएगा ताकि आपको एक नंबर मिल जाए, अदरवाइज आपकी रिटर्न इनवैलिड होगी। अदरवाइज आपकी रिटर्न क्या होगी? जब एक टैक्स पेयर का नाम एनटीएन रजिस्टर पर नहीं आ रहा और वो फेल हो जाए एप्लीकेशन देने के लिए फॉर एनटीएन विद हिज फर्स्ट रिटर्न ऑफ लाइफ, देन सच रिटर्न शैल नॉट बी ट्रीटेड एज, फिर वो रिटर्न ही नहीं होगी। आप कह रहे होंगे ये रिटर्न है, वो कह रहे होंगे नहीं है। आप कह रहे होंगे ये रिटर्न है, वो कह रहे होंगे नहीं है। डन? चलें जी, अल्हम्दुलिल्लाह 10-12 मिनट में इस चैप्टर को हम क्लोज कर रहे हैं। फिर आज इस चैप्टर की रिवीजन शुरू करते हैं, फिर आज किसी और चैप्टर की तरफ मूव करेंगे, क्योंकि असेसमेंट्स तो हमने इंशाल्लाह कोशिश करेंगे 21 जनवरी को शुरू करें, लॉसेस का चैप्टर और सेल्स टैक्स पढ़ के। अच्छा, पेज नंबर 343, एक्सटेंशन फॉर फर्निशिंग रिटर्न्स एंड अदर डॉक्यूमेंट्स। अब आपका टारगेट ये है कि आपने 1-2 दिनों के अंदर अंदर चैप्टर 15 और 16 अच्छे तरीके से याद करना है, ताकि अगले हफ्ते किसी दिन हमें कुछ करना पड़े, आपसे सुनना पड़े, लिखवाना पड़े, तो चैप्टर 15 और 16 ऐसे आपको याद हो जैसे आपको अलिफ बे पे याद है। वो भी नहीं याद? ओहो, चलें फिर इसी तरह याद कर लीजिएगा जिनको फ्यूचर की फिक्र नहीं है। एक्सटेंशन ऑफ टाइमिंग फॉर फर्निशिंग रिटर्न एंड द डॉक्यूमेंट। एक बंदा जिसने सेक्शन 114 वाली रिटर्न जमा करानी है, इधर हो रही है क्लास, सेकंड लास्ट रो फीमेल्स प्लीज, इधर हो रही है क्लास। एक बंदा जिसने सेक्शन 114 वाली रिटर्न जमा करानी है या सेक्शन 117 वाली रिटर्न जमा करानी है, या एक बंदा जिसने क्या जमा करानी है, मे अप्लाई टू कॉमी फॉर एन एक्सटेंशन ऑफ टाइम। कमिश्नर यार मैं रिटर्न टाइम पे जमा नहीं करा सकता, तेरी मेहरबानी यार, 30 सितंबर को बहुत मसले हैं यार, मैं तो ये क्या बताऊं, 30 सितंबर को मेरे सास भी आ रही हैं, ससुर भी आ रहे हैं, और आपको मैं क्या बताऊं, वो मेरी बेगम की रुखसती भी है, तो वो बेगम की रुखसत होकर इधर आने ना इसकी तरफ, उसकी रुखसती तो नहीं है ना, हाँ शादी है, जो मर्जी समझ लें आप। तो रीजंस क्या बन सकती हैं? रीजंस 30 सितंबर को आप क्यों नहीं रिटर्न जमा कराएंगे? एब्सेंस फ्रॉम पाकिस्तान, हो सकता है आप ऑस्ट्रेलिया से फोन करें, ओ हाय हेलो हाय हाउ यू, हमने इंस्टॉल लिया, हाँ आई कैन कम ऑन 30 सितंबर, एक ये रीजन बन सकती है। दूसरा रीजन बन सकती है, ओ भाई मैं मरने वाला हूँ, मैं 30 सितंबर को अस्पताल में हूँ, मैं क्या करूँ, मैं कैसे रिटर्न, तो सिकनेस और अदर मिस एडवेंचर, किसी एडवेंचर पे गया वहीं मिस हो गए, हाइब्रिड में फर्स्ट रो में बैठ के, तो किसी एडवेंचर पे गए आप मिस हो गए, तो फिर भी आप रिटर्न 30 सितंबर को जमा ना कराएं, कोई मसला नहीं, हो जाता होता है, इंसान है, डी ट्रैक हो जाता है। या एनी अदर रीजनेबल कॉज, रीजनेबल कॉज फिर आपको मैंने बता दिया है, कोई आपके यहाँ शादी आ गई अपनी, या फिर ऑब्वियसली कोई आपके पेपर शेपर चल रहे हैं, या कोई ऐसा मसला पड़ गया कि आप कह रहे हैं कि नहीं यार मैं टाइम पे नहीं आ सकता, तो ये 3 रीजंस हैं, इसकी वजह से आपको इजाज़त मिल जाएगी, चाहे आप रिटर्न लेट भी जमा करा दें तो खैर है। माय डियर, इसके लिए आपको एप्लीकेशन देनी पड़ेगी, एक एप्लीकेशन लिखनी पड़ेगी, लेकिन वो एप्लीकेशन 30 सितंबर से पहले देनी है। ऑब्वियसली अगर आपने घर वालों को कहा है, घर वालों ने आपको कहा है 10 बजे तक पहुंचना है, तो 9:30 फ़ोन करके आपने बताना है कि मैं 11 बजे तक पहुंचूंगा। ये तरीका नहीं है कि घर वालों ने 10 बजे पहुंचने को आपको कहा है और आप 10:30 बजे पहुंच के कह रहे हो मैं अप्लाई करता हूं, खुदा के लिए मुझे लेट आने दें, ये तो कोई तुक नहीं। अगर आप 3 अक्टूबर को जाके कहें यार मैं अप्लाई कर रहा हूँ, मुझे रिटर्न 30 सितंबर के बगैर किसी दिन जमा कराने दें, वो कहेंगे 30 सितंबर से पहले आके अप्लाई करना था। तो इजाज़त बोंगी मारने से पहले ली जाती है, बोंगी मारने के बाद इजाज़त नहीं ली जाती। द एप्लीकेशन फॉर एक्सटेंशन विल बी मेड, एप्लीकेशन आप बनाएंगे बाय 30 सितंबर, 30 सितंबर तक। ऑब्वियसली कुछ सूरतों में आपको पता है 31 दिसंबर भी है कंपनी के केस में, तो 30 सितंबर या 31 दिसंबर तक आप आके एप्लीकेशन दे दें ऑफ फर्निशिंग द अबव डॉक्यूमेंट्स। ड्यू डेट्स आपने पता है
आपको ड्यू डेट्स पता है ऑफ फर्निशिंग द अबव डॉक्यूमेंट्स? अभी पढ़ के आए हैं। अच्छा, वेल्थ स्टेटमेंट कल हमने पढ़ा था रिटर्न के साथ ही जमा करानी होती है। अभी मैंने इंशाल्लाह आज आपको 15 मिनट लगवाने हैं, ये पूरा चैप्टर रिवाइज कराना है। अच्छा, आफ्टर रिसीविंग एप्लीकेशन, कौन रिसीव करेगा एप्लीकेशन? कमिश्नर। दे एप्लीकेशन जमा कौन कराएगा? टैक्स पेयर। अगर कमिश्नर मुतमईन हो गया डेट द एप्लीकेंट इज अनएबल टू फर्निश द अबव डॉक्यूमेंट्स बाय द ड्यू डेट, वो बेचारा नहीं आ सका। क्यों नहीं आ सका? बिकॉज ऑफ बला बला बला। तो बताएं छूट क्या मिलेगी? द कॉमी में ग्रांट दी एप्लीकेंट एन, तो वो आपको एक्सटेंशन दे देगा। ठीक है बेटा, ना आओ टाइम पे, कोई मसला नहीं, लेकिन आपको ज्यादा से ज्यादा 15 दिन मिलेंगे, 15 दिन से ज्यादा नहीं। एन एक्सटेंशन शुड नॉट एक्सीड 15 days फ्रॉम द ड्यू डेट। अच्छा, कोई सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट लेने की नीयत से भी बैठा हुआ है? वो जरा हाथ खड़ा करे। सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट लेने की नीयत से। फिजिकल में कोई नहीं है, हाइब्रिड में कोई बैठा हुआ इस नीयत से? नियत तो कर लें, कोई बैठा हुआ ऐसा? एक स्टूडेंट है हाइब्रिड बॉयज़ में, एक स्टूडेंट हाइब्रिड और दूसरी गर्ल्स में भी, और कोई भाई इस नियत से बैठा हो? इस क्लास में भी हैं 2 स्टूडेंट्स। तो मेरे ख्याल से शायद सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट की नियत करें, पास तो फिर हो ही जाएगा इंशाल्लाह। इसलिए फिर हाथ खड़े करते हैं सारे ही। हमने तो यही सुना है कि सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट की नियत करे तो पास तो हो ही जाता है बंदा। ओके, सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट जिसका आता है उसके नंबर आई कैप बताते हैं, 90 आए हैं, 94 आए हैं, वो बताते हैं आई कैप। अच्छा जी, एग्जामिनर कमेंट्स में अक्सर उसने पहली 1-2 लाइनों में लिखे होते हैं इस बंदे के कितने नंबर आए हैं। एन एक्सटेंशन शुड नॉट एक्सीड 15 days। तो एक्सटेंशन 15, ये आप क्या इनको थोड़ा सा साइड पे करें ना, इनको प्लीज़ आप थोड़ा सा साइड पे हो जाए, इधर सेकंड लास्ट रो, और थोड़ा सा आप भी उधर हो जाए। नहीं सेकंड लास्ट रो, थर्ड लास्ट रो बातें, और ये दूसरी जगह मना करना पड़े, मैं भी जा रहा हूँ। एन एक्सटेंशन शुड नॉट एक्सीड 15 days फ्रॉम द ड्यू डेट। मैक्सिमम आपको 15 अक्टूबर तक मिलेगी, और इस केस में मैक्सिमम आपको 15 जनवरी तक मिलेगी। 15 दिन से ज़्यादा मेहरबान तुम लेट नहीं आ सकते। जैसे 10 बजे पहुंचना हो तो अम्मी कहीं 15 मिनट से ज़्यादा लेट नहीं आना। इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस, अगर पुलिस ने पकड़ लिया है फिर अब अम्मी, अच्छा, इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस लॉन्गर टाइम में बी ग्रांटेड। तो एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में लॉन्गर टाइम भी दिया जा सकता है। एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस क्या है? कहते हैं अब हर बात बताते हुए मुझे भी शर्म आ रही है, तो इसलिए छोड़ो परे, बंदा फंस गया होगा, कोई मसला हो गया होगा। आगे चलें। अच्छा, अगर कमिश्नर के पास आप जाएं इजाजत लेने के लिए कि मैं टाइम पे नहीं आ सकता, वेयर द कमिश्नर हैज नॉट ग्रांटेड एक्सटेंशन, और अगर तू टाइम पे नहीं आ सकता, चल 30 सितंबर तक ही आना है तूने। अब मिन्नतें कर रहे हैं, यार मैं सिख हूं, ये हूं, वो हूं, कहते फिर यहां तक कैसे पहुंचा हुआ है? तू सिख है। तो वेयर द कमिश्नर हैज नॉट ग्रांटेड एक्सटेंशन, जहां कमिश्नर एक्सटेंशन देने से इनकार कर दे, कमिश्नर के अब्बू के पास चले जाएं, चीफ कमिश्नर, मे ऑन एप्लीकेशन मेड बाय टैक्स पेयर। मेड बाय टैक्स पेयर क्या लिखने की जरूरत है? एप्लीकेशन इसी ने देनी होती है, और किसने देनी होती है? द चीफ कॉमी मे ग्रांट एक्सटेंशन, तो वो एक्सटेंशन दे देगा 15 दिन की आपको। अच्छा, कई दफा फिर भी मसला हो जाता है, तो फिर आप फर्दर 15 दिन की एक्सटेंशन भी ले सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको चीफ कमिश्नर के पास जाना पड़ेगा। फिर फर्दर 15 दिन की एक्सटेंशन आप ले लें। इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस उससे भी ज़्यादा आपने लेनी है तो वो भी मिल सकती है, लॉन्गर टाइम में भी ग्रांटेड। जाहिर बात है, समवन इज ऑन डेथ बेड, तो फिर वो 15 या 30 दिनों में कैसे आएगा? वो तो अब उठ ही नहीं पा रहा बेचारा। जब सही से अगर सेहत मिल गई तो दे देंगे, वरना उसका वर्षा जमा कराएंगे। तो एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस होते हैं, ठीक है, कोई मसला नहीं। घर वालों ने घर में नज़रबंद कर दिया हरकतें देख के आपकी, तो अब एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस हैं। तो पॉइंट 6, इफ अ पर्सन गेट्स एक्सटेंशन, अगर आपको इजाज़त मिल जाए रिटर्न लेट जमा कराने की, ये तो अल्लाह का शुक्र अच्छा हो गया। इफ अ पर्सन गेट्स एन एक्सटेंशन ही विल स्टिल बी लायबल टू पे द डिफॉल्ट सरचार्ज। तो आपने लेट पेमेंट पे इंटरेस्ट जमा जरूर कराना है, यानी कि कमिश्नर ही आपको इजाज़त दे रहा है 15 अक्टूबर को आओ, लेकिन आपके लिए बाइंडिंग है 15 दिन का लेट पेमेंट पे इंटरेस्ट जमा कराएं। यानी अगर आपका टैक्स है 2 लाख रुपया और इंटरेस्ट रेट है 15%, 2 लाख ज़रब 15% ज़रब 15 डिवाइडेड बाय 365, यानी 15 दिन आप लेट हुए ना, तो यार इंटू 0.5 मंथ डिवाइडेड बाय 12 मंथ्स,
तो 15 दिन का डिफॉल्ट सरचार्ज जमा कराएं। वो कैलकुलेट नहीं पेपर में करवाता, वरना मैं लिख के बता देता। तो आप लेट पेमेंट का क्या जमा करवाएं? तो इजाजत देने वाला खुशी से इजाजत दे रहा है, लेकिन याद रखिएगा एक चीज फिर भी करनी पड़ेगी, लेट पेमेंट पर इंटरेस्ट जमा करवाना पड़ेगा। लेकिन एक बार याद रखिएगा, बाकी सजाएं इसको नहीं मिलेंगी। बाकी सजाएं ये होती हैं कि कई दफ़ा आपको जेल में डाल दिया जाता है, फ़ोन बंद, बिजली बंद, गैस बंद, ये वाले सारे पंगे किए जाते हैं आपके साथ। ये वाली सजाएं फिर आपको नहीं मिलेंगी। आपको बस लेट पेमेंट पे क्या जमा करवाना पड़ेगा? इंटरेस्ट जमा करवाना पड़ेगा। अच्छा जी, अब इस चैप्टर में से सवाल क्या आ रहे हैं? और जी हाँ, 30 सितंबर को भी जमा करा सकते हैं। उसने यही लिखा हुआ है ना, ड्यू डेट मेड बाय द ड्यू डेट। बाय द ड्यू डेट का मतलब होता है ड्यू डेट को भी आ सकते हैं। 30 सितंबर को आके भी 4 बजे बता सकते हैं कि मैं नहीं आ रहा रिटर्न लेके। अच्छा जी, एफबीआर है, उसके बाद चीफ कमिश्नर है, उसके बाद कमिश्नर है। दरमियान में ये कमिश्नर अपील है कोई, ये देखेंगे कभी कौन है। ऑफिसर्स में बड़ा ऑफिसर एडिशनल है, उससे छोटा डिप्टी है, और उससे छोटा असिस्टेंट है। एक तो पेपर में ये सवाल आता है कि हु इज़ रिक्वायर्ड टू फाइल अ रिटर्न ऑफ इनकम, जिसको हमने भी यहाँ लिखा हुआ है, हु इज़ रिक्वायर्ड टू फाइल अ। ये अगर आता है तो कभी आता होता था 800 नंबर का किसी ज़माने में, अब तो काफ़ी अरसे से जो है वो ये 6-7 नंबर का ही आ रहा है, 800 नंबर का नहीं आ रहा। बहरहाल फिर 6-7 नंबर का आएगा तो 6-7 पॉइंट लिखाएं, पता नहीं, अब लिख के जितना आ सकें लिखाएं। हर कंपनी ने रिटर्न जमा करानी है, हर बंदा अदर देन कंपनी। और ऑब्वियसली यू कैन पुट ऑडियो रिकॉर्डिंग ऑन। मैं भी कर लेता हूँ, शायद मुझे भी अगले बैच के लिए फ़ायदा हो जाए। ऑडियो रिकॉर्डिंग मोबाइल फ़्लाइट मोड पे लगा देते हैं, क्योंकि इसी वक्त सारे मैसेज आने होते हैं। ओके, तो सेक्शन 114 ये कहता है कि बस ठीक है, दोस्त ने शुरू कर दी है। सेक्शन 114 ये कहता है कि हर कंपनी ने, इस ऑडियो रिकॉर्डिंग का बस फ़ायदा ये होगा कि चलते फिरते आप बातें सुन रहे होंगे तो आपको याद होती रहेंगी चीज़ें, इधर उधर आते जाते, आज रास्ते में, बस में। द फॉलोइंग पर्सनस आर रिक्वायर्ड टू फर्निश अ रिटर्न ऑफ इनकम। ये बात सुन के इन्होंने भी मोबाइल निकाल लिया है। और फजाइल सुनाऊँ? अच्छा, तो हर कंपनी, मैं भी कर लूँ ऑडियो रिकॉर्डिंग जी। अस्सलाम वालेकुम, अदनान बात कर रहा हूँ। सेक्शन 114, द फॉलोइंग पर्सनस आर रिक्वायर्ड टू फर्निश रिटर्न ऑफ इनकम। हर कंपनी ने जमा करानी है, हर इंडिविजुअल ईओपी जिसकी साल की इनकम 6 लाख से कम है। नॉन प्रॉफिट इदारे ने जमा करानी है। बोले एवरी पर्सन हुज इनकम इज सब्जेक्ट टू फाइनल टैक्स। अ पर्सन, अच्छा एक बार याद रखिएगा, ये जो पॉइंट बी शुरू हो गया ना, ये वाला पॉइंट बी, ये असल में इन 9 लोगों पे तभी लगना है जब ये 6 लाख वाले एबी वाले ट्रैप में ना फंसें। अगर ये 6 लाख वाले ट्रैप में फंस के रिटर्न जमा करा रहे हैं तो फिर तो ये पॉइंट जो नीचे वाले पॉइंट 9 इनकी कोई तुक की नहीं बनती। एक बंदा जब 8 लाख कमा रहा है तो इससे क्यों पूछ रहे हो तुम्हारे पास कितने सीसी गाड़ी है? वो बच्चा 8 लाख कमा रहा है, उसने तो आना ही है रिटर्न लेके। हाँ, ये वो लोग हैं जिनकी इनकम 6 लाख से कम है लेकिन लुट्टे मचाई हुई है। किसी ने सीए किया हुआ है, कोई गाड़ियों में घूम रहे, किसी ने फ्लैट लिए हुए हैं, और दूसरी तरफ तुम कह रहे हो 6 लाख से कम कमा रहे हो। यार तुम इधर रिटर्न तो जमा कराओ, उसके साथ वेल्थ स्टेटमेंट भी जमा करानी होती है तुमने। हाँ, तुम्हें जरा पकड़े तो सही। तो लोग 6 लाख से कम जो है वो कमा रहे होते थे लेकिन गाड़ियों के अंदर घूम रहे होते थे 1000 सीसी से ऊपर। बिजली के बिल उनके महीने के 5-5 लाख के, साल के 5-5 लाख के आ रहे होते थे। उन्होंने सीए किया हुआ था, डॉक्टर्स थे, और कहते थे हम रिटर्न इसलिए जमा नहीं करा रहे कि हमारी इनकम 6 लाख से कम है। तो हुकूमत कहती है नहीं, रिटर्न तुमने जमा करानी है, और रिटर्न के साथ तुमने वेल्थ स्टेटमेंट भी जमा करानी है, फिर हम देखते हैं तुम्हारे क्या हालात हैं। तो इन लोगों को इसलिए पकड़ा जा रहा है। ये देखें, अमीर कबीर लोग रह गए हैं, बड़े हाई, कहीं के प्रोफेशनल्स हैं, कहीं अमीर लोग हैं, कहीं कोई जट हैं, कहीं कोई बट हैं, यानी कौन कौन है, किस किस इलाके के हैं ये लोग, इनको पकड़ने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, जट एंड बट आर स्माइलिंग। ओके, वेयर आर गुज्जर? गुज्जर हाथ खड़ा करें। गुज्जर, माशाल्लाह, गुज्जर, गुज्जर। वी ओनली वन गुज्जर इन ऑल क्लासेस। ओके, वी आर वेरी अनलकी। अ पर्सन हु हैज बीन चार्ज टू टैक्स इन एनी ऑफ द 2 प्रीसीडिंग टैक्स ईयर। पिछले 2 सालों में किसी एक साल भी आपने टैक्स दे दिया तो भी आपने क्या जमा करवानी है? रिटर्न जमा करवानी है। जो बंदा इमोबल प्रॉपर्टी ओन कर रहे,
इधर फ्लैट, जादुई छड़ी मंगवाई जाए। अच्छा, इधर जो है वो फ्लैट की लिमिट नहीं है। 3 इलाके हैं, म्यूनिसिपल कंटोनमेंट इस्लामाबाद, म्यूनिसिपल कंटोनमेंट इस्लामाबाद। यहाँ फ्लैट की लिमिट नहीं है, इमूवेबल प्रॉपर्टी की लिमिट है। और रेटिंग एरिया में फ्लैट की भी लिमिट है, इमूवेबल प्रॉपर्टी की भी लिमिट है, गाड़ी की भी लिमिट है, एनटीएन है, बिजली के बिलों की भी लिमिट है, लेकिन बिजली का बिल घर का नहीं, कमर्शियल और इंडस्ट्रियल। और अगर आप इन प्रोफेशंस में से कहीं इन्वॉल्व हैं या ट्रेडर हैं, दुकानदार में आप कोई कमेटी चला रहे हैं, एसोसिएशन चला रहे हैं, आप बड़ों में हैं, हर दुकानदार नहीं, और आप रेजिडेंट भी हैं, नॉन रेजिडेंट के लिए नहीं है ये, आप रेजिडेंट भी हैं, तब आपके ऊपर ये पॉइंट लगेगा। और क्या चीज? जिस घर में रहते हैं। हाँ। अच्छा जी, पॉइंट नंबर 10, इज रेजिडेंट इंडिविजुअल रिक्वायर्ड टू फाइल फॉरेन इनकम एंड फॉरेन एसेट स्टेटमेंट। अच्छा, पॉइंट सी तो छोड़ें, आसान सा था। ऐसा इंडिविजुअल जो बिजनेस इनकम कमा रहा हो और इसकी साल की इनकम 3 लाख से 6 लाख हो, इसने भी अपनी रिटर्न जमा करवानी है। रिक्वायरमेंट फॉर फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम, रिक्वायरमेंट्स क्या है रिटर्न ऑफ इनकम जमा कराने की? भाई पेपर में क्या सवाल आता है, जल्दी बताएं। रिटर्न ऑफ इनकम जमा कराने की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं? दूसरा सवाल पेपर में क्या आता है, कब रिटर्न मुकम्मल समझी जाएगी? व्हेन अ रिटर्न इज कंसीडर्ड एज कंप्लीट, कब रिटर्न मुकम्मल समझी जाएगी? तो माय डियर, प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म में होनी चाहिए, उस पर सारे पर्टिकुलर्स लिखे होने चाहिए, इंडिविजुअल के साइन होने चाहिए, और इसके साथ एविडेंस ऑफ पेमेंट अटैच होना चाहिए। वेल्थ स्टेटमेंट पता है ना क्या होती है, वेल्थ स्टेटमेंट साथ अटैच होनी चाहिए, और फॉरेन इनकम एंड एसेट स्टेटमेंट होनी चाहिए। अगर ये 6 की 6 चीजें पूरी होंगी तो आपकी रिटर्न क्या समझी जाएगी? मुकम्मल, वरना ना मुकम्मल। अब इसमें से क्या सवाल आएगा, बोलें व्हेन इज रिटर्न कंसीडर्ड एज कंप्लीट, व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स फॉर फाइलिंग अ रिटर्न? इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग तो इजीली पकड़ लेंगे आप, पेपर में सवाल याद करना आपका और आपके घर वालों का मामला है, वो आपके अब्बू अम्मी हेल्प करेंगे आपको, आई एम नॉट हेल्पिंग यू। पॉइंट नंबर 4, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको अंग्रेजी में याद करें। अगर एक बंदे ने ना रिटर्न जमा नहीं कराई तो उसकी बिजली गैस बंद नहीं करनी, उसको भी बंद नहीं करना, उसको नोटिस देने, बेटा 30 दिनों में रिटर्न ले आओ। अगर कोई ज्यादा अजीब बंदा है तो उससे कम टाइम में भी मांगी जा सकती है, लेकिन अगर कोई ज्यादा ऐसा शरीफ बंदा है उसको 30 दिनों से ज्यादा भी दे सकते हो। अब ये इंग्लिश का फिक्रा याद करें, बोले इफ अ पर्सन हैज नॉट फर्निश्ड रिटर्न, तो उसने रिटर्न जमा ही नहीं कराई। इफ अ पर्सन हैज नॉट फर्निश्ड रिटर्न, कौमी में रिक्वायर हिम टू फर्निश इट। अब जरा याद कर लें, इफ अ पर्सन हैज नॉट फर्निश्ड रिटर्न, द कौमी में, उंगली को ऐसे करें, ये समझ लें ये उंगली आपकी, द कौमी में रिक्वायर हिम टू फर्निश इट within 30 days of date of service of notice का ये मतलब होता है कि अगर नोटिस उसने 4 तारीख को बनाया है और आपको 6 को घर पहुंचा है तो सर्व आपको 6 को हुआ है। नोटिस के लिए अक्सर जगह आपने देखा है वो सर्व का लफ्ज यूज कर रहा है और रिटर्न के लिए वो फर्निश का लफ्ज यूज कर रहा है। आज बड़ी इंपॉर्टेंट क्लास है तो मुझे भी इसका फायदा हो रहा है आज। विद इन 30 days ऑफ डेट ऑफ सर्विस ऑफ नोटिस, कमीशन में अलाउ लॉन्गर पीरियड और शॉर्टर पीरियड। अब ना मैं दूसरी लाइन पहले पढ़ रहा हूं, इफ अ पर्सन हैज नॉट फाइल्ड रिटर्न, वही अंग्रेजी है ना, इफ अ पर्सन हैज नॉट फर्निश्ड, फाइल एक ही मतलब है। इफ अ पर्सन हैज नॉट फर्निश्ड अ रिटर्न, मैं फ्लाइट मोड पे लगा दूं, इफ अ पर्सन हैज नॉट फर्निश्ड अ रिटर्न फॉर एनी ऑफ द लास्ट कंप्लीटेड 5 years, notice to demand return will be issued by commissioner for 1 or more 10 completed tax year। यानी 10 में से जो भी मुकम्मल साल है ना उनमें से किसी एक या 2 या 4 या 6 की मांग सकते हैं। कई दफा रिलैक्स करने के लिए कम की मांग लेता है, वो उसकी मर्जी है। अब फिर फिक्रा याद करें, इफ अ पर्सन हैज नॉट फर्निश्ड रिटर्न फॉर एनी ऑफ द 5 last completed tax years, notice will be issued by COMI for 1 or more last 10 completed tax years। अच्छा, ऊपर वाला पॉइंट ना उन लोगों के लिए जो 5 सालों में कभी एक दफा आ गए थे, लेकिन वो उसने लिखा नहीं है वाज़े तौर पे। वो ऑब्वियस सी बात है, अगर नीचे वाले के साथ उसने ये लिख दिया तो ऊपर वाली बात फिर उनके लिए जो कभी कभी आते रहते हैं उनके लिए ये रूल है, the above notice may be issued for any of the last 5 tax years।
लेकिन लास्ट 5 कंप्लीटेड टैक्स ईयर्स। असेसमेंट ईयर पुराने लॉ में लफ्ज होता था। अच्छा, ये टाइम लिमिट नहीं लगेगी अगर कमिश्नर मुतमईन हो जाए कि जिसके बाहर के मुल्क में $10,000 से ज़्यादा इनकम है या $10,000 और $1,00,000 या उससे ज़्यादा एसेट्स हैं, उस पर यह लिमिट नहीं लगेगी। उससे फिर जो है वो पिछले 50 सालों के भी मांग लें तो कोई मसला नहीं। कल के लेक्चर में हम पढ़ेंगे चैप्टर 16। चैप्टर 16 के अंदर कल के लेक्चर के अंदर हम ये पढ़ेंगे कि जिस बंदे की फॉरेन इनकम और फॉरेन एसेट्स हैं उसने अपने रिकॉर्ड्स भी इनडेफिनेट पीरियड के लिए संभाल के रखने हैं, क्योंकि उसका ऑडिट किसी भी वक्त शुरू हो सकता है। ये कल आप लोगों ने तैयार हो के आने, कल के लेक्चर में हम ये पढ़ेंगे चैप्टर 16 के अंदर। अच्छा जी, पॉइंट नंबर 6, बता देता हूं आपको। इफ अ पर्सन डिस्कवर्स एनी ओमिशन और अ रॉन्ग स्टेटमेंट इन रिटर्न, कभी साथ वाला आपके घर आए ना तो उसे आराम से ऐसे बिठा के सुनाया करें, द अबव नोटिस मे बी इशूड फॉर एनी ऑफ द लॉस। वो कोई यार ये इसके लिए तो ऐसे ऐसे खाला जी का घर है, ये प्रोविजंस ऐसे ही याद कर कर मर गए, तो ये ऐसे सुना रहे जैसे बिल्कुल रिलैक्स हो कि यार तू क्या बंदा है यार, इतना पढ़ता है तो। मैं सीरियसली बता रहा हूँ, मुझे अभी तक याद है, उमर लड़के का नाम था, उमर फारूक, और 8th-9th में जो हमारे साथ करता था, आपकी सोच है उसे, यानी कि आप 5 से 6 बजे फ़ोन करते थे ना शाम को, तो कहता था 1 बजे मैं पेपर दे के आया हूँ और 2 बजे से लेकर 6 बजे तक मैंने अम्मी को सारा सुना दिया है। किसी दिन साइंस सुना के बैठा होता था, किसी दिन कुछ सुना के, 3-4 घंटे में पूरा सिलेबस जिन पेपर होता सुना के वेला बैठा होता था। हम फिर सीए में आ गए, हमने कहा ये तो का काम है। पॉइंट 6, तो देर आर अल्हम्दुलिल्लाह पीपल लाइक दैट। इफ अ पर्सन डिस्कवर्स एनी ओमिशन, अगर एक बंदा कोई ओमिशन या रॉन्ग स्टेटमेंट रिटर्न में महसूस करे तो ही में रिवाइज इट, वो इसको क्या करे, रिवाइज करे। बट ऑब्वियसली थिंग्स नीड टाइम, अगर टाइम नहीं देंगे तो, टाइम दे देंगे तो मसले कोई नहीं। तो ही में रिवाइज इट बाय फुलफिलिंग द फॉलोइंग कंडीशंस। इट शुड बी अकम्पनीड बाय रिवाइज अकाउंट्स और रिवाइज्ड ऑडिटेड अकाउंट्स। कुछ लोग ऑडिट कराते हैं, कुछ नहीं कराते। जो ऑडिट करवाते हैं वो फिर रिवाइज ऑडिटेड अकाउंट्स जमा कराएंगे। लेकिन कमिश्नर इस कंडीशन को वेव कर सकता है अगर वो मुतमईन है कि रिवाइज अकाउंट्स जमा कराना ज़रूरी नहीं है, गलती आपकी रिटर्न में हुई है, अकाउंट्स में गलती नहीं हुई, अकाउंट्स में गलती नहीं हुई, रिटर्न में ही गलती हुई है। मिसाल के तौर पे आपकी अकाउंट सारे सही हैं, सिर्फ रिटर्न में टैक्स डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं, इनिशियल अलाउंस का रेट आपने गलत लगा दिया, तो फिर अकाउंट्स दोबारा क्यों जमा कराने की ज़रूरत है? फिर खाली रिटर्न दोबारा जमा कराएं बस। इसके साथ आप साइन करेंगे, रीजंस वगैरह बताएंगे, और कमिश्नर की अप्रूवल चाहिए। लेकिन कमिश्नर की अप्रूवल नहीं चाहिए अगर आप कितने दिनों में रिटर्न रिवाइज करके ले आए, 60 दिनों में। तो बोलें इट शुड बी अकम्पनीड बाय कमिश्नर अप्रूवल, हाउएवर नो अप्रूवल इज रिक्वायर्ड, अप्रूवल रिक्वायर्ड नहीं है। इफ इट इज फाइल्ड विद इन 60 डेज, ये जो 60 डेज लिख के आगे नहीं लिखते ना, आई कैप उस पर नंबर काटता है, विद इन 60 डेज ऑफ फाइलिंग ऑफ ओरिजिनल रिटर्न। फर्दर, अगर कमिश्नर ने आपको इजाजत देना भूल गया है, हैज नॉट अप्रूव्ड नहीं लिखा हुआ, हैज नॉट पास्ड एन ऑर्डर ऑफ अप्रूवल, इजाजत देना कमिश्नर भूल गया है, तो फॉर रिवीजन विद इन 60 डेज, आपने जिस दिन रिवीजन के लिए रिक्वेस्ट की उसके 60 दिनों में कमिश्नर इजाजत देना भूल गया, इट विल बी अज्यूम्ड दैट कमिश्नर हैज गिवन द अप्रूवल। बहरहाल कमिश्नर की इजाजत तब नहीं चाहिए जब इनकम आप ज्यादा करके ला रहे हो या लॉसेज आप कम करके ला रहे हो। ऊपर वाली कंडीशंस पूरी होना जरूरी हैं। भोली भाली ओमिशन होनी चाहिए, जानबूझ के हमारे साथ धोखा ना करें आप, फिर हम आपको अप्रूवल भी दे देंगे। और बच्चा कोई अपना मसला लेके आता है क्लास में, पता चल जाता है भोला भाला है या गेम डाल रहा है। अल्लाह का शुक्र है गेम तो कोई डालते नहीं, अब तो वो बच्चे हैं ही नहीं। पॉइंट 7, इफ अ पर्सन फाइल्स अ रिटर्न, अगर एक बंदा रिटर्न जमा करवाता है, इट विल बी अज्यूम्ड दैट ही हिमसेल्फ हैज साइंड इट अनलेस ही प्रूव्स अदरवाइज। अच्छा माय डियर, इसमें से सवाल आता है कि एक बंदे ने रिटर्न जमा ही नहीं कराई तो कमिश्नर क्या करे? कैन कमिश्नर डिमांड अ रिटर्न ऑफ इनकम फ्रॉम अ पर्सन? एक बंदे ने जमा ही नहीं कराई तो क्या करे? तो इसमें से ये सवाल आता है, और इसमें से तो ये सवाल आएगा ना, कैन रिटर्न वंस फर्निश्ड बी रिवाइज्ड एंड व्हाट आर द कंडीशंस अटैच्ड देयर टू? कि रिटर्न एक दफ़ा जमा करा दी तो वो रिवाइज की जा सकती है, और उसमें से क्या कंडीशंस हैं उसके साथ, तो उसमें से ये सवाल आता है। तो मैं कोशिश करूँगा आज रात जो है ना 11, 12, 1, 2 बजे तक कोशिश करके ना, वो अब टेस्ट का सोल्यूशन भी वो नहीं मुझे याद कराया आप लोगों ने, वो करके ना आपको इसके पास्ट पेपर के सारे क्वेश्चंस बता दूंगा, ताकि एक दफ़ा उन क्वेश्चंस को आप गो थ्रू करें, फिर जिन सवालों में मसला होगा उनको इंशाल्लाह
अगली से अगली क्लास में हम डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि अगली क्लास में चैप्टर 16 होना है सिर्फ। पॉइंट नंबर 6 हो गया। वेट बिजनेस बैंक अकाउंट हर टैक्स पेयर ने डिक्लेयर करना है। अच्छा यार, ये चीज के ना एस्पेक्ट सारे याद रखा करें, ठीक है। ये तो आगे अंग्रेजी आसान सी है, लेकिन मैं एक मिसाल दे रहा हूं। किसने, टैक्स पेयर ने, कौन से, एवरी, हर टैक्स पेयर ने बताना है, क्या करना है, किसको, क्या, बैंक अकाउंट यूज्ड, कौन यूज कर रहा है, क्यों यूज कर रहा है। तो एस्पेक्ट सारे बात के याद रखा करें ताकि बात आप पूरी लिख के आ सकें। मैं ये नहीं कह रहा, गेन बच्चे पूछते हैं कि शायद रटलाइजेशन चेक हो रही है, ये हो रही है, वो हो रही है, लेकिन जब आप सुनाते हैं तो आप कॉन्सेप्ट ही सारा डिलीवर नहीं कर रहे होते। अब आप लिख के आते हैं एवरी टैक्स पेयर शैल इन्फॉर्म कमिश्नर टू बैंक अकाउंट ऑफ बिजनेस, तो बिजनेस नहीं, बिजनेस ट्रांजेक्शंस, बिजनेस हो रहे, बिजनेस ट्रांजेक्शंस हो रहे, बिजनेस ट्रांजेक्शंस का। अच्छा, बिजनेस बैंक अकाउंट शैल बी डिक्लेयर्ड थ्रू ओरिजिनल फॉर्म और मॉडिफाइड फॉर्म। ओरिजिनल फॉर्म आप तब जमा कराएंगे जब आप पहली दफा जा रहे होंगे, और मॉडिफाइड फॉर्म तब जमा कराएंगे जब आप अपना बैंक बदल रहे होंगे। और नीचे तो आसान बातें लिखी हुई हैं। बोर्ड हैज अ पावर, बोलें सेक्शन 114B, बोर्ड हैज अ टू इश्यू जनरल ऑर्डर। ये जनरल ऑर्डर पूरे चैप्टर में एक ही जगह है बस। ये जनरल ऑर्डर का लफ्ज पेपर में आएगा तो यहां से पता चल जाएगा ये वाला सेक्शन आया। द बोर्ड हैज पावर टू इश्यू जनरल ऑर्डर, किन लोगों को, टू पर्सन्स हु आर नॉट अपीयरिंग ऑन एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट बट आर लायबल टू फाइल रिटर्न, लेकिन रिटर्न जमा करानी थी फिर भी नहीं आ रहे। द जनरल ऑर्डर विल हैव द फॉलोइंग कॉन्सिक्वेंसेस। तो पेपर में 2-3 नंबर का सवाल अलग से आ सकता है कि जनरल ऑर्डर आया है, इसके क्या नताइज हैं बेचारे बंदे के ऊपर, तो उसको ये कॉन्सिक्वेंसेस बर्दाश्त करने पड़ेंगे। ये आसान है सारे। अच्छा, फोन बंद, मिलने बंद, ट्रैवलिंग बंद, फॉरेन ट्रैवलिंग बंद, अनलेस के आप ये करने जा रहे हैं, अनलेस के आप 2 साल के हैं, तो आप फिर नहीं आपको जब बाहर आओ। द बोर्ड, अच्छा हमारे लॉ में माइनर मुनर ये कोई चक्कर नहीं है। हमारे लॉ में ये है कि अगर 3 साल का बच्चा भी इनकम कमा रहा है, मिसाल के तौर पे 3 साल के बच्चे के नाम आपने कोई चीज़ लगवा दी और जो है कोई दुकान उसके नाम कर दी, उससे वो बिजनेस कमाना शुरू हो गया और वो पैसे सारे रोज उसके हाथ में डाले जा रहे हैं आगे, तो ही इज़ लायबल टू पे टैक्स। हमारे लॉ में कोई माइनर मुनर का कोई एक्सेप्शन नहीं है कि ये है। हाँ, वो एक प्रोविजन लिखी हुई थी कि 18 साल से ऊपर का बच्चा है तो अम्मी अब्बू के हाथ में, वो वाली बात अपनी जगह, बट ही स्टिल लायबल टू पे टैक्स। द बोर्ड और द कमिश्नर में ऑर्डर रिस्टोरेशन। रिस्टोरेशन की क्या कंडीशंस हैं? या तो आप जमा करा दें रिटर्न, या साबित कर दें मैंने रिटर्न जमा नहीं कराई। अगर आपने कोई जुर्म किया है तो आप रिटर्न जमा करवाएं, और अगर आप साबित कर दें कि मैंने रिटर्न जमा ही नहीं करानी थी तो फिर रिस्टोरेशन हो जाएगी। जरा साथ दाएं वाले की आंखें खुलवाएं, फिर आगे चलते हैं। जनरल ऑर्डर इशू करने की कंडीशंस, ये सवाल आ गया पेपर में 2-3 नंबर का तो मजा आ जाएगा। जनरल ऑर्डर की कंडीशंस, जनरल ऑर्डर इशू कर ही नहीं, किया ही नहीं जा सकता जब तक कि ये कंडीशंस पूरी ना हो जाएं। जब ये कंडीशंस पूरी होंगी तब एफबीआर वालों को खुली छूट है कि आपको क्या भेजें, जनरल ऑर्डर। फिर आपको जनरल ऑर्डर भेजें, कोई मसला नहीं। अ पर्सन शैल बी इंक्लूडेड इन द जनरल ऑर्डर इफ द फॉलोइंग कंडीशंस आर फुलफिल्ड। कौन सी कंडीशंस पूरी करें? अ पर्सन शैल बी इंक्लूडेड इन जनरल ऑर्डर, शैल बी इंक्लूडेड इन जनरल ऑर्डर बाय, किसको पावर है कि मुझे जनरल ऑर्डर भेजे? अगर कमिश्नर 3 काम कर ले तो मुझे जनरल ऑर्डर भेजे। पहला काम, मुझे 114 के 4 वाला नोटिस भेजे, बेटा तुम्हारी रिटर्न नहीं आई, 30 दिन में जमा करा दो। दूसरी बात, 30 दिन गुजर जाएं, तीसरी बात मैं फिर भी ना जाऊं, फिर वो कहेगा मैं आ रहा हूं जनरल ऑर्डर लेके। अ नोटिस फॉर फर्निशिंग रिटर्न हैज बीन इशूड बाय कॉमी अंडर सेक्शन 114 का 4। द डेट ऑफ कंप्लायंस ऑफ नोटिस हैज elapsed, 30 दिन गुजर गए हैं, एंड द ढीठ बंदा हैज येट नॉट फाइल्ड द रिटर्न, और ये कहा मैं अभी भी रिटर्न जमा नहीं कराता, कर लो जो करना है। कर लिया चल जात से उतर। नहीं मैं तो उम्रा करने जा रहा हूं, चल होके आ जरा फिर जल्दी है, रिलैक्सेशन में क्या करूं।
अच्छा भाई, ये प्लीज़ कुछ बच्चे ऐसे गलत समझते हैं कि ये ऐसी बेवा है जिसकी उम्र 25 साल से कम है और अब्बू फोत हो चुके हैं और माजूर है और नॉन रेजिडेंट है। खुदा के लिए ऐसा नहीं है। ये ऐसी बेवा नहीं है जो कि जो है यतीम भी है और माजूर भी है और नॉन रेजिडेंट। ये 4 अलग अलग बंदे हैं। तो खुदा के लिए प्लीज़ ऐसा, नथिंग टू स्माइल एट एंड नथिंग टू लॉफ एट। अच्छा जी, सेक्शन 116, कमिश्नर नोटिस देगा किसी भी इंडिविजुअल को। यार ईओपी ने तो नहीं रिटर्न जमा करानी ना, ईओपी ने तो नहीं वेल्थ स्टेटमेंट जमा करानी, वेल्थ स्टेटमेंट तो इंडिविजुअल ने जमा करानी है। और वेल्थ स्टेटमेंट ईओपी के पार्टनर्स ने अलग अलग जमा करानी है, सुहेल खालिद काजी ने। या कल की क्लास में हम टेस्ट डिस्कस करेंगे, अभी जो लेटेस्ट टेस्ट हुआ था हमारा, तो उस टेस्ट की डिस्कशन के अंदर जमशेद और सुल्ताना उन्होंने अलग अलग रिटर्न, अपनी रिटर्न के साथ क्या जमा करवानी है, वेल्थ स्टेटमेंट। तो याद रखिएगा, वेल्थ स्टेटमेंट ईओपीज और कंपनीज ने जमा नहीं करानी होती, रेजिडेंट इंडिविजुअल ने जमा करानी है, और ऐसा इंडिविजुअल जो ईओपी का पार्टनर है। उसमें क्या चीजें होनी चाहिए, फॉरेन एसेट्स, इसके साथ एज ऑन का लफ्ज लिखना है, फॉरेन लाइबिलिटीज, इसके साथ भी एज ऑन का लफ्ज लिखना है। उसके बाद आपने जो है वो एसेट्स अगर आपके बीवी बच्चों के है उसके साथ भी एज ऑन का लफ्ज लिखना है, और जो ट्रांसफर किए हैं आपने एसेट उनके साथ ड्यूरिंग द पीरियड का लफ्ज लिखना है, और खर्चों के साथ भी ड्यूरिंग द पीरियड का लफ्ज लिखना है। ये रेजिडेंट इंडिविजुअल ने जमा करानी है और एवरी पार्टनर ऑफ एओपी उसने जमा करानी है। अगला पढ़ लें, अगर आप भूले से कोई चीज भूल जाएं वेल्थ स्टेटमेंट में, आप कमिश्नर को इंटीमेट करके उसको चेंज कर लें, लेकिन ये रिवीजन आप सॉरी अगली लाइन मैंने आपको नहीं पढ़ाई हुई, नीचे आ जाए, रिवाइज वेल्थ रिकॉन्सिलिएशन भी जमा करानी पड़ेगी। कल याद है ना, वेल्थ स्टेटमेंट वेल्थ दोनों अलग अलग थी। अगर कमिश्नर की ये राय है कि रिवीजन गलती से हो गई है आपसे, यानी रिवीजन में सॉरी गलती भूले से हो गई है, अनजाने में हो गई है, हमें धोखा देने की नीयत से नहीं हुई, तो फिर आपको इजाज़त मिल जाएगी और आप 5 साल के अंदर अंदर क्या कर सकते हैं, वेल्थ स्टेटमेंट को रिवाइज कर सकते हैं। अच्छा, रिटर्न को कब रिवाइज कर सकते हैं ये नहीं लिखा हुआ था, उसके बारे में लॉ साइलेंट है, फिर इस पर कभी बात करेंगे। वेल्थ स्टेटमेंट को कितने अरसे में रिवाइज करना है, 5 सालों के अंदर। जिस बंदे के साल की इनकम, आई होप फायदा हो गया होगा आपको, तकरीबन अब तो कोई कसर नहीं रहेगी। चैप्टर 15 और 16 आप लोगों ने ऐसे फारक करके आना है, कल की क्लास लेने के बाद चैप्टर 15-16 बिल्कुल फारक करके आना है, तो खुद फारक हो जाए, बस चैप्टर 15-16 फारक हो, अपनी फिक्र नहीं करनी। 10,000 ऐसे वैसे एक बात ज़रूर है कि फ्रेश माइंड के साथ जो पढ़ा जाता है ना, वो घंटे दो वाला भी कई घंटों पे भारी होता है, तो इसलिए कुछ लोग बहुत ज़्यादा एफर्ट करते हैं। एक हमारे साथ लड़का होता था 48-48 घंटे पढ़ता था, कहते हैं मैं नॉन स्टॉप पढ़ता हूँ, सोता ही नहीं, और बट ही कुडंट क्वालिफाई सीए, वो सीए नहीं कर सका। तो प्लीज़ नींद भी बहुत ज़रूरी है। ये जो लोग जुल्म करते हैं ना, लेकिन ये नहीं कि सोते ही रहें, क्योंकि उस बंदे के लिए तो आपको पता है जो सोता है वो खोता है, ये ऐसे बंदों के लिए जो हर वक्त सोते रहते हैं। चलो सर ने कह दिया था नींद पूरी करो, तो एक फ्रेश माइंड के साथ जो पढ़ा हुआ है वो बड़ा मुनासिब है। अगर अल्हम्दुलिल्लाह आजकल आप लोग 8 बजे भी सो जाएं, तो 2 बजे उठ के 2 से 6 बजे तक आप घंटा घंटा भी हर सब्जेक्ट पे लगाएं तो आप लोट में जा सकते हैं, क्योंकि पहले आपने घंटा घंटा लगा दिया होता है। रात को 2 बजे उठ जाएं, मैं कह दोपहर को 2 बजे उठना है, 1:30 बजे नमाज होती है जोर की, अजीब बातें कर रहे हो, ये मैं ऐसा बात कर सकता हूँ क्लास के अंदर, तोबा तोबा। अच्छा, मर्द बैठे हुए हैं क्लास में। फॉरेन इनकम एंड एसेट स्टेटमेंट, $10,000 से ज़्यादा जिसकी इनकम हो, या $1,00,000 या उससे ज़्यादा जिसके एसेट्स हों, और जो फीमेल्स हैं उन्होंने भी अपने भाइयों की और वालिदैन की, सब वालिद की खुद ही फिक्र करनी है ना, वालिद तो माशाल्लाह जाते ही हैं, भाइयों की भी, भाई भी माशाल्लाह जाते ही हैं। अच्छा, तो शेल फर्निश इनकम एंड एसेट स्टेटमेंट, कुछ लोगों को हमने ऐसे देखा कि घर वालों के पास बैठे होते हैं और कई दफ़ा खाना खाने को दिल नहीं चाहता, तो क्या हो जी, अब तो नमाज नहीं पढ़े, मेरा कैसे, अब घर वाले का नुकसान हो रहा है, तो आपको पता है दोज़ख की आग में जल रहा है, तो कैसे आपसे मज़े मज़े के खाने खाए जाएंगे, और कैसे होगा, तो बेसुकूनी बंदे के दिल के अंदर फैल जाती है, क्या बनना है मेरे घर वालों का अगर इन्होंने अच्छा अल्लाह को राज़ी ना किया। $10,000 या उससे ज़्यादा अगर आपकी फॉरेन इनकम है और $1,00,000 या उससे ज़्यादा आपके फॉरेन एसेट्स हैं, तो आपने फॉरेन इनकम एंड एसेट स्टेटमेंट जमा करवानी है। इसमें क्या क्या बताना है, ये पर्टिकुलर्स ऑफ वेल्थ स्टेटमेंट अलग सवाल आता है, ये पर्टिकुलर्स हैं वेल्थ स्टेटमेंट के। कैन कमिश्नर डिमांड थ्रू नोटिस अ वेल्थ स्टेटमेंट, एंड व्हाट आर द कंटेंट्स ऑफ वेल्थ स्टेटमेंट। कंटेंट्स या पर्टिकुलर्स वेल्थ स्टेटमेंट के ये हैं, लेकिन ये जो पर्टिकुलर्स है ना, ये वेल्थ स्टेटमेंट के नहीं है, ये फॉरेन इनकम एंड एसेट स्टेटमेंट के हैं। इसमें आपने एज ऑन लाइबिलिटीज बतानी है और एसेट्स, और ड्यूरिंग द ईयर जो ट्रांसफर किए, और पूरे साल की इनकम और खर्चों की, और खर्चों में ये बताना है कि मैं साबित करूंगा ये खर्चा उसी इनकम के लिए है। और कमिश्नर अगर चाहे तो किसी इंडिविजुअल को कह सकता है कि बेटा तुमने लाना चाहिए था, ये तुम नहीं लाए, तो जल्दी से ले आओ। तो ये बुरा बच्चा है,
जिसने लाना था बट नहीं ला सका। कमिश्नर मे बाय नोटिस रिक्वायर एनी इंडिविजुअल टू फर्निश। बिजनेस बंद होने के बाद 15 दिनों के अंदर आप नोटिस दें, हाईलाइट करें, पर्सन शेल गिव नोटिस। आप नोटिस देंगे, कमिश्नर नहीं नोटिस देगा, आप नोटिस देंगे 15 दिनों के अंदर अंदर मैंने अपना कारोबार क्या कर दिया, बंद कर दिया। और द पर्सन डिसकंटिन्यूइंग अ बिजनेस शेल फर्निश अ रिटर्न। फिर आप क्या जमा करवाएं, लेकिन इस रिटर्न का नाम क्या होगा, सेपरेट टैक्स ईयर के रिटर्न। लेकिन अगर इफ अ टैक्स पेयर डज नॉट गिव नोटिस ऑफ डिसकंटिन्यूअस, आपने बताया ही नहीं कि मैंने कारोबार अपना बंद कर दिया है, तो फिर आपका बिजनेस बंद हो गया है या होने वाला है, तो कमिश्नर आपको क्या भेजेगा, माय डियर ये कमिश्नर नोटिस भेज रहे हैं, ही में सर्व नोटिस, ही से मुराद कौमी। अगर आपने बंद कर दिया तो आप खुद नोटिस भेजें, आइडियल ये है। अगर आप नहीं भेज रहे नोटिस तो कौन भेज देगा, कमिश्नर। ये तो कंपनी के लिए तारीखें हैं, सैलरी वाले के लिए 3 बातें हैं, ये तीनों चीजें इलेक्ट्रॉनिकली जमा कराए। इंडिविजुअल एओपी के लिए ये तारीखें हैं। पहली दफा जब आप रिटर्न जमा कराने आए तो रिटर्न इनवैलिड होगी अगर आपने एनटीएन के लिए एप्लीकेशन ना दी। मेन बात जरा मैं हाईलाइट कर रहा हूं, इसमें फील कीजिएगा जरा, हेडिंग्स बना रहा हूं। अ पर्सन में अप्लाई फॉर एन एक्सटेंशन। सबसे पहले हमने आपको कहा है कि एक्सटेंशन अप्लाई करो। अगली चीज हमने आपको कहा है बाय द ड्यू डेट, 30 सितंबर से पहले हमने आपको कहा एक्सटेंशन अप्लाई करो। फिर हमने कहा ड्यू डेट से पहले आ जाना। फिर हम आपको रीजंस बता देते हैं, बिकॉज ऑफ ये 3 रीजंस हैं। बिकॉज ऑफ दिस कमिश्नर में ग्रांट। अगर ये 3 चीजें हो तो आपको इजाजत मिल जाएगी। तीसरी चीज तो खुली है ना, तीसरी चीज तो देखें मजे ही मजे हैं। तीसरी चीज में तो आपकी कन्विंसिंग पावर है, कमिश्नर को आप कन्विंस कर लें, कोई भी रीजनेबल कॉज हो, बस रीजनेबल आपने उसको बनाना है। वो माशाल्लाह आप एक्सपर्ट हैं बना। नहीं अल्हम्दुलिल्लाह आप तो अच्छे बच्चे। एक्सटेंशन कितने दिनों की मिलेगी, नॉट एक्सीडिंग 15 डेज। लेकिन अब चीफ कमिश्नर के पास, कमिश्नर अगर इजाजत नहीं दे रहा तो किसके पास चले जाएं, चीफ कमिश्नर के पास। हाइब्रिड में पहली रो में चीफ कमिश्नर के पास जाएं जरा दोनों। हद्दी हो गई, वद्दी हो गई आज तो। कंट्रोल एम, कंट्रोल एंड। भाई एन से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में नहीं आता है। मैं इस वक्त कुछ और खोला हुआ है, क्यों पंगे ले रही हो काम करने दो ना। अगर मैंने आपको ये सिखाना होता तो फिर मैं खासा बताता भी मैं कंट्रोल एम क्यों कर रहा हूं। महजबीन गॉट मैरिड। चलो देखेंगे फिर क्या बना इसका, छोड़ें इसको अभी। क्वेश्चन 35। फॉर द पर्पज ऑफ दिस पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, असल में ये क्वेश्चन काफी सारे पार्ट्स में थे ना, तो ये क्वेश्चन 4 का पार्ट बी है कोई, इसलिए उसने लिखा हुआ है। पेज नंबर मैं नहीं बताऊंगा। फॉर द पर्पज ऑफ दिस पार्ट ऑफ क्वेश्चन एज्यूम दैट टुडे इज 30 सितंबर 23। माय डियर वही बताना चाह रहे हैं ना कि 30 जून 23 को मेरा ईयर एंड हो गया होगा और मैं रिटर्न बना रहा हूं किस दिन खड़े होके, 30 सितंबर 23। समझ आ गया इस लाइन का पहली का। इस क्वेश्चन के लिए आप एज्यूम करें आप कहां खड़े हैं, 30 सितंबर 23 को। दूसरी टांग भी इधर करो ना, चलो खैर है। ऑन यकम जुलाई 22 कलसूम आ विडो, एक बेवा, उसने ऑनलाइन गारमेंट रिटेल बिजनेस शुरू किया और उसके लिए वेरियस ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स टू मार्केट अ डाइवर्स रेंज ऑफ गारमेंट्स टू कस्टमर्स थ्रू आउट द पाकिस्तान।
अच्छा समझ आ गई, आगे चलें। शी ऑपरेट्स द बिजनेस, कारोबार शुरू किया है, छड्डो गल। शी ऑपरेट्स द बिजनेस फ्रॉम हर हाउस, बिजनेस वो घर से ही कर रही है। इस साल उसकी सेल है ऑनलाइन बिजनेस से 6 मिलियन, और उसके खर्चे हैं 58 लाख। बाजी खर्चे ही कर दी नहीं है तो लगता। एट ईयर एंड हर सोल एसेट्स वरा 1300 सीसी पर्सनल गाड़ी में घूमती हुई नजर आई, और 8 लाख रुपए उसके पास कैश ऑन हैंड पड़ा हुआ था। अंडर द प्रोविजंस ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस, शायद आपको ये सवाल आपको कराने का मकसद ये था कि अब आपको समझ आनी चाहिए कि घर में जाके कितने इंपॉर्टेंट तरीके, ज़बरदस्त तरीके से आपको सवालों को पढ़ना पड़ेगा, वरना एक पैसे घुमा के मारेगा, आपको पता नहीं चलना। तो इसलिए सिनेरियो बेस्ड सवाल आ रहे हैं, सारी चीज़ों को समझना पड़ेगा। अच्छा, अंडर द प्रोविजन इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस एंड रूल में एडवाइज द रिक्वायरमेंट्स रिगार्डिंग फाइलिंग ऑफ रिटर्न एंड टैक्स ट्रीटमेंट ऑफ द अबव टू कलसूम। टैक्स ट्रीटमेंट भी बतानी है ऊपर वाली अमाउंट्स की, और इसके साथ साथ जो है वो आपने एडवाइस करना है कि रिटर्न भी जमा कराएगी या नहीं कराएगी। During the year, the sales from online business was 6 million and total expenditure including her personal expenses were 58 lakh. उसके घर के और बिजनेस के दोनों के सारे सवाल का जवाब इस लाइन में छुपा हुआ था। उसके घर के और बिजनेस के सारे खर्चे डाल के वो उसकी इनकम कितनी है? 58 लाख खर्चे हैं उसके और 6 मिलियन इनकम है। नाउ दिस प्रॉफिट इज 2 लाख, दिस इज रॉन्ग फिगर, ये रॉन्ग फिगर है क्योंकि इसमें कारोबार के खर्चे भी पड़े हुए हैं और घर बार के खर्चे भी पड़े हुए हैं। तो ऑब्वियसली अब हम ये लिख के आएंगे कि कलसूमा को कारोबार और घर के खर्चे अलग अलग करने चाहिए। ये क्या? अच्छा, कलसूम को कारोबार के और घर के खर्चे अलग अलग करने चाहिए। एंड इफ हर टैक्सेबल इनकम एक्सीड देन बाय 6 लाख, और फिर अगर उसकी इनकम 6 लाख से बढ़ जाए, क्योंकि हो सकता है इसमें 8 लाख घर के खर्चे हों, अगर इसमें 8 लाख घर, ये तो 8 लाख कैश इन हैंड है ना, इसको तो ना देखें ना, हो सकता है इसमें 8 लाख घर के खर्चे हों, तो फिर 50 लाख बिजनेस के, तो फिर 60 लाख माइनस 50 लाख, अल्लाह शुक्र है 10 लाख है, फिर तो टैक्स देना पड़ेगा। तो हम इस तरह लिख के आएंगे कि अगर इसके घर के खर्चे इतने हैं कि इसकी इनकम 6 लाख से बढ़ जाए, देन शी इज रिक्वायर्ड टू फाइल अ रिटर्न। अब जजमेंटल से ही जवाब दे के आएंगे ना, उसने हमें खुद ही कोई फिगर नहीं दी, घर के खर्चे अलग से बता देता तो फिर तो मैं बड़ा एग्जैक्ट और जबरदस्त किस्म का जवाब दे के आता। तो फिर इसने जो है वो ये करना है, हाउएवर इफ उसके घर के खर्चे इतने हैं कि उसकी इनकम बिलो 6 लाख गिर जाती है, तब भी उसने रिटर्न जमा करानी है, तब भी उसने रिटर्न जमा करानी है, क्योंकि ये इंडिविजुअल है और ये क्या कर रही है? स्टिल शी विल बी रिक्वायर्ड टू फाइल अ रिटर्न अगर 6 लाख से, बट इफ दीज प्रॉफिट्स आर ग्रेटर देन 3 लाख। फिलहाल तो 2 लाख प्रॉफिट आ रहे हैं ना, 2 लाख तो फिगर ही गलत है ना, 2 लाख के तो बात ही नहीं करनी, हमने तो 2 लाख पे कोई बात नहीं करके आनी, क्योंकि 2 लाख तो फिगर ही गलत है। उस तक पहुंचते हुए कौन से खर्चे माइनस हो चुके हैं? तो मेरे ख्याल से आप ऐसे उसको जवाब दीजिएगा कि अगर उसको जो है वो 6 लाख से ज्यादा उसकी इनकम है तो वो रिटर्न जमा करवाए, अगर 6 लाख से कम है तो भी वो 3 लाख से 6 लाख वाली में गिर जाएगी। लेकिन अगर उसकी इनकम 3 लाख से भी कम है और 2.5 लाख रुपए है मिसाल के तौर पे, फिर जरा मुझे देख लेने दें, फिर मुझे जरा तसल्ली से देख लेने दें। फिर अगर उसकी इनकम 2 लाख से कम है तो फिर वो विडो वाली रिलैक्सेशन देखते हैं अवेल करती है या नहीं, क्योंकि विडो वाली रिलैक्सेशन सिर्फ 4 पॉइंट्स में अवेलेबल है। तो अच्छा, एक बार याद रखिएगा यार, अगर आपकी इनकम 6 लाख से ज्यादा है ना, तो फिर तो ये पॉइंट्स आपको देखने की जरूरत ही नहीं, फिर तो विडो होना कोई इररिलेवेंट है,
क्योंकि ये 6 लाख विडो के लिए भी है, माजूर के लिए भी है, सबके लिए है। ये 6 लाख वाली प्रोविजन तो आपने टैक्स देना ही देना है। 6 लाख से ऊपर जो आ गया ना, उसका विडो होना, माजूर होना, बिल्कुल कोई एक्सक्यूज नहीं सुनी जाती। ये बात आपको पता है। इसी तरह अगर आप 3 लाख से 6 लाख की कैटेगरी में हैं तो भी आपकी कोई एक्सक्यूज कि मैं विडो हूं, मैं ऑर्फन हूं। इसी तरह अगर आपने सीए कर लिया है या आपके पास एनटीएन नंबर है या आप कमर्शियल इंडस्ट्रियल कनेक्शन है, तब भी आपका विडो होना और वो होना सुना ही नहीं जाता। समझ आ गई बात? अब मैंने कहा अगर तो उसके खर्चे घर के इतने हैं कि वो 6 लाख से ऊपर उसकी इनकम है, फिर तो पॉइंट ए बी के तहत आ जाए रिटर्न जमा कराने। अगर उसके खर्चे इतने हैं कि 3 लाख से 6 लाख के दरमियान हैं, सॉरी प्रॉफिट इतने के 3 लाख से 6 लाख के दरमियान है, फिर भी वो रिटर्न जमा कराने आ जाए। और अगर उसकी इनकम ही 3 लाख से कम है, फिर मुझे देख लेने दें उसका विडो होना उसको बचा सकेगा या नहीं। फिर विडो होने के साथ उसके पास 1300 सीसी गाड़ी है, हाँ, फिर वो इस वजह से आ रही थी रिटर्न जमा, कैश इन हैंड को तो नहीं देखना होता, फिर वो इस वजह से आ रही थी रिटर्न जमा करवाने, फिर मेरे ख्याल से उसको रिलैक्स कर दें, फिर रिलैक्स कर दें, फिर उससे कहें कि तुम रिटर्न जमा ना कराने आओ क्योंकि तुम्हारे पास सिर्फ गाड़ी है और तुम्हारी इनकम भी अल्लाह का शुक्र है 3 लाख से, ये 3 लाख कहाँ से आया पता है ना, तो फिर तुम ना आओ। डन। और बाकी उसने पूछा है कि इसकी टैक्स ट्रीटमेंट बताएं चीज़ों की। टैक्स ट्रीटमेंट तो कुछ भी नहीं, डेट इज इनकम फ्रॉम बिजनेस नॉर्मल टैक्स रिजीम, सो वी विल कैलकुलेट द टैक्स यूजिंग द नॉर्मल स्लैब रेट्स अवेलेबल इन द लॉ। तो ये इसकी टैक्स ट्रीटमेंट है, और क्या बताना है। बिजनेस इनकम कमा रही है, बाकी बिजनेस इनकम पे नुमेरिक है। अब इस ये इतनी सी बात है ना, ये इसकी बिजनेस इनकम है, ये टैक्सेबल इनकम है, ये इस पर टैक्स है। अब इसको अंग्रेजी में लिख के आना है, एज शी इज अर्निंग इनकम फ्रॉम बिजनेस सो इट विल फॉल अंडर नॉर्मल टैक्स रिजीम एंड शी विल पे द टैक्स यूजिंग द नॉर्मल स्लैब रेट्स अवेलेबल इन द लॉ। तो ये टैक्स ट्रीटमेंट है। और क्या टैक्स ट्रीटमेंट हम बता सकते हैं, ठीक है। ये हल्का सा ये बता दें कि इन द प्रॉफिट ऑफ 2 लाख द पर्सनल एक्सपेंडिचर्स विल बी एडेड बैक, उल्टाए जाएंगे और फिर तुम्हारी बिजनेस इनकम निकाली जाएगी। कम से कम ये अगर बताना है तो ये भी बता के आ सकते हैं आप। तो ये थोड़ा सा ना, मैंने आपको पहला सवाल ही ज़रा ट्रिकी दिखाया है। इट डजंट मीन कि पिछले सवाल भी ट्रिकी आ रहे हैं। जो मैं आपको होमवर्क में और सवाल दिखाऊंगा वो बड़े सीधे सीधे से सवाल हैं, क्योंकि ये पूछा है, लेकिन मैंने आपको फिक्रमंद करना है। जो लोग इस चैप्टर को लिफ्ट नहीं कराते ना, फिर आईकैप उनको अच्छी खासी लिफ्ट कराता है, तो उनको पता चल जाता है 15-15, 16-16, 20-20 नंबर के कई दफ़ा सवाल इस चैप्टर में से आ रहे हैं। तो आईकैप ने इतनी डिटेल से सोल्यूशन नहीं दिया हुआ, उसने सोल्यूशन ना थोड़ा सा कम दिया हुआ है, मेरे ख्याल से उसको डिटेल से देना चाहिए था। कौन सा क्वेश्चन है? 35। सोल्यूशन समझ कितने लोगों को आ गया जो मैंने समझाने की कोशिश की है? वो बात जो मैंने तीसरे नंबर पे की, हमारा सवाल पहले नंबर पे कर रहे हैं। एज अ विडो शी इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम फाइलिंग रिटर्न डिस्पाइट ओनिंग 1300 सीसी, चाहे उसके पास 1300 सीसी कार है, उसको रिलैक्सेशन अवेलेबल है, क्या होने की वजह से? विडो होने की वजह से। ये वो तीसरी बात जो मैंने एंड पे की, इसने सबसे पहले की। हाउएवर अब उसने हाउएवर करके पहली वाली 2 बातें कर दी जो हमने की हैं। However, starting a new business during the year obligates her to file a return if her business income exceeds, अगर उसकी बिजनेस इनकम 3 लाख से बढ़ गई है तो फिर तो ये मारी जाएगी, विडो होना इसको बचा नहीं सकेगा। Although the reported figures in the question depict income of only 2 lakh, 60 लाख minus 58 lakh, which is below the threshold of 3 lakh. The expenditure amount comprised of both personal as well as business expenses. However, for computing taxable income only, therefore by considering business expenses only, her income may exceed 3 lakh. हो सकता है बढ़ जाए 3 लाख से, and consequently she is required to file a, अब इसने 6 लाख वाली बात की नहीं, हम वो करके आ सकते हैं, मैं आपको बता रहा हूं, वो भी करने में कोई हर्ज नहीं कि इसकी 3 लाख से 6 लाख तक बढ़ जाए तो ना सिर्फ रिटर्न जमा कराएगी बल्कि उसके साथ साथ टैक्स भी जमा कराएगी। उसके बाद मोर ओवर इफ अ टैक्सेबल इनकम फॉर बिजनेस सीट्स 6 लाख, वो कर दी सॉरी, she is required to pay tax based on tax rates given in the first schedule of the, मैंने टैक्स फर्स्ट शेड्यूल तो आपको याद करने को नहीं कहा था, मैंने कहा था स्लैब रेट्स लिखाइए एज पर द स्लैब रेट्स गिवन इन द लॉ। तो ये मैंने पहले नंबर पे आपसे बात की थी, ये दूसरे नंबर पे आपसे की थी, और ये वाली बात मैंने तीसरे नंबर पे की थी। कितने लोग कह रहे हैं ये सवाल हो जाना था पेपर में हमसे? 1 2 3 4 5 6 7 15। इधर हाइब्रिड में प्लीज कितने लोगों को समझ आ गया था, हो जाना था पेपर में? ओके, दैट्स नाइस। चले मैं डियर आगे। कितने लोग कहते हैं ज़रा आज थोड़ा सा मज़ा आया चैप्टर 15 का, रिवीजन भी हो गई है और ज़रा पता भी चल गया उसने कहाँ से पकड़ के हमें मारना है। लेकिन ही डजंट मीन के अब मार्च 2023 के अंदर अगर इस तरह का सवाल आया है
तो मार्च 2023 के अंदर बाकी सवाल भी इसी तरह के होंगे। बाकी मार्च 2023 के अंदर हलवा सवाल पड़े हुए हैं। जो लोग कहते हैं रट्टा नहीं मारना, मेरे से याद नहीं होता 7-7, उन लोगों के लिए ICAP कहते हैं इधर आ जाओ, फिर 7 नंबर तो अभी से फारग कर लो अपने। स्टेट द प्रोविजंस रिलेटेड टू फाइलिंग ऑफ रिवाइज रिटर्न, रट्टा प्रोग्राम। रिवाइज रिटर्न पता है ना, वो जो दूसरे सफ़े पे अभी 4 कंडीशंस पढ़ के आए हैं, 60 दिन और वो सारी बातें पढ़ के आए हैं, याद आ रहे हैं? दिखाऊं? ये नंबर बहुत कम रखने हैं इसने अनलकीली, ये 4 नंबर का मांगा है इसने, 4 नंबर में ये लिख के आ जाए। अनलकीली मैंने देखा था कि अपने सारे ही डाला हुआ है सोल्यूशन में, 4 नंबर इसके रखे हुए हैं। अंडर द प्रोविजन ऑफ खालाजी का ऑर्डिनेंस, हु इज रिक्वायर्ड टू फर्निश फॉरेन इनकम एंड एसेट स्टेटमेंट। हु इज रिक्वायर्ड, पहले मुझे हु इज रिक्वायर्ड ढूंढ लेने दें। मजे में वो लोग थे जो लोग ये चैप्टर याद करके गए थे, कहते यार मजे हो गए, ये तो सीधे सीधे 7 नंबर हमें मुफ्त में आएगा, आपने दे दिए। हु इज रिक्वायर्ड तो 2 है ना, $10,000 और $1,00,000, ये हु इज रिक्वायर्ड है। दूसरा सवाल, लिस्ट द पर्टिकुलर्स टू बी मेंशन्ड इन द सेट स्टेटमेंट, ये पर्टिकुलर्स हैं, ये पॉइंट 2 नहीं लिखना था। अच्छा हुआ मुझे पास पेपर करा दिए, वरना अभी तक तो मैंने लिफ्ट नहीं कराई थी इस चैप्टर को। यार रशीद हट जा यार, मुझे लग रहा है कोई देख, सितंबर 23 में भी इस चैप्टर में से ना उसने पूरी उठा के गेम डाली है। अब ये थ्योरी के सवाल नहीं डाल रहा है इस चैप्टर में से, हल्के फुल्के थ्योरी के सवाल डाल रहा है रट्टे वालों के लिए, लेकिन अब ये ज़रा डायरेक्ट हो गया हमसे। तो ज़ाहिर बात है सिनेरियो बेस्ड सवाल सॉल्व करने के लिए भी यू नीड टू, आपको याद करनी पड़ेंगी चीज़ें, और ये भी इंग्लिश इंशाल्लाह कोई मुश्किल नहीं है। हमने कलसूम को फारग कर दिया, तो ये कौन है, माहजबीन, और ये कहाँ की किस खेत की मूलियाँ, अब सॉरी यार ऐसे अल्फाज नहीं बोलने चाहिए। मतलब समझाने का मतलब ये है कि बस ठीक है आसान चीज़ें, अब क्या है। ऑन नहीं होता था हमारी खाला जी का बेटा, ऑन हैज़ डिस्कवर्ड एन एरर इन इनकम टैक्स रिटर्न, रिटर्न में उसने गलती पकड़ लिया है, जो ड्यू डेट को जमा कराई थी 30 सितंबर को जमा कराई थी। क्या हुआ है, क्यों ऑन के बारे में हंस रहे हैं, मत हंसें, वो आ गया तो बुरा मनाएगा। नाउ ही इंटेंड्स टू फाइल अ रिवाइज रिटर्न, अब वो रिवाइज रिटर्न जमा कराना चाहता है वॉलंटरीली, अपनी खुशी से। भाई इधर क्लास हो रही है। नाउ ही वांट्स टू फाइल रिटर्न वॉलंटरीली, स्टेट द कंडीशंस विच ओन मस्ट कंप्लाई। यार आई क्या ना ऐसे पंगे लेना, 4 नंबर का सवाल दे रहा है और तूने लाइनें 15 लिखी हुई हैं इधर। चल ठीक है, खेल हमारे फ्यूचर से, तेरी मर्जी है। ये कौन सा है, सितंबर 2021 का सवाल है हमारे पास। इधर आ रहा है कैफ 2 मार्च 24, कैफ 2 मार्च 24 में, कैफ 5 कैफ 2 सितंबर 23 आ रहे हैं। क्वेश्चन पेपर ये सजेस्टेड सोल्यूशन, कौन सा सोल्यूशन है माय डियर, ये बताएं कौन सा, किस अटेम्प्ट का कौन सा सवाल है माय डियर, सितंबर 21। ये इतना पुराना तो नहीं होगा हमारे पास सोल्यूशन, सितंबर 21, सितंबर 21 ICAP का सोल्यूशन कहाँ होगा, है नहीं, नहीं है नहीं, ये तो हाँ यही वाला। कौन सा सवाल है इसका, क्या ICAP यू टुक इट ऑन हार्ट, तुमने 4 नंबर में सारा लिख के आ गए हो। रिवाइज अकाउंट्स जमा करवाने हैं, रीजंस फॉर रिवीजन जमा करवानी है, परमिशन ऑफ कमिश्नर शुड नॉट बी रिक्वायर्ड 60 days, टैक्सेबल प्रॉफिट इज मोर एंड इट इज़ लेस एंड अप्रूवल, ये वाले पॉइंट तो मैंने आपको कहा था भी मैंने पढ़ाना है। तो यू आर टेकिंग इट वेरी सीरियस ICAP, ओके नो प्रॉब्लम। हाँ हम कौन सा जो है उधर मरुंडे बेचने के लिए आए हैं, हम भी पढ़ेंगे। तू तीर आजमा, मैंने भी तीर ही निकाल लेने हैं इस दफ़ा। अच्छा माय डियर, मैं अब आपको ना फ़िक्रमंद करना चाह रहा था। भाई कोई पेपर पैटर्न नहीं है ऐसा चीज़ों का, लेकिन अगर आप कितने लोग कहते हैं आज की क्लास का बहुत फ़िक्रमंद हो गए हम, तो हम पहले से हैं, ठीक है आप फिर अच्छा बैठें। तो पहले पुराना पैटर्न एक बना हुआ है हमारे पास, पहले 3 चैप्टर्स में से 10 नंबर का सवाल आता है, या 6-7 नंबर 8 नंबर का आता है, ये कोई सेट पैटर्न नहीं है। फिर सैलरी में से 19 नंबर का न्यूमेरिकल आया, बिजनेस में से एक ही अटैम्प्ट में 17 का आया, फिर सैलरी में से 14 का आया, बिजनेस में से सैलरी में 16 का आया, बिजनेस में इतने नंबर का आया। तो जब कभी इधर नहीं आता तो फिर AOP का न्यूमेरिकल डाल देता है बिजनेस की जगह, सैलरी बिजनेस में से 20-20 15-15 नंबर के न्यूमेरिकल पूछ लेता है। फिर उसके बाद माशाल्लाह हमारा चैप्टर 15 है, ये तो इसका मनपसंद है जो हमने शुरू किया हुआ है। 15-16 में से मिला के देता है सवाल, 15 में से दे दिया,
फिर इधर इसने जो है वो सिर्फ 7 नंबर का दिया, इधर 10 नंबर का दिया, इधर 8 का, लेकिन अब वो 15-15 नंबर के भी आ रहे हैं। फिर इधर 13 नंबर का, फिर 8 नंबर का। लेकिन अगर आप लेटेस्ट अटैम्प्ट उठा के देखें तो लेटेस्ट अटैम्प्ट के अंदर आपको जो है वो लेटेस्ट अटैम्प्ट तो हमारा माजरत वो है नहीं इधर। एक हमने उठाया था इधर से, ये अभी एक अटैम्प्ट उठाई थी पिछली से पिछली, तो पिछली से पिछली अटैम्प्ट देखें, इसमें उसने ये सुल्ताना और जमशेद वाला न्यूमेरिकल डाला है जो मैंने आपको टेस्ट में दिया था। फिर उसके बाद इसने नजीब वाला न्यूमेरिकल डाला है, सैलरी वाला, जो आपको टेस्ट में दिया था। फिर इसने जो है वो ये अभी आपको समझ नहीं आएगा, ये चैप्टर 15 में से सवाल है और ये 5 नंबर का है। तो उसके बाद ये कोई आसान आसान से सवाल हैं, एंटीक है, बेच रहा है, कॉइन्स बेच रहा है, ये आसान आसान सी चीज़ें हैं। और 1300 सीसी गाड़ी और ये सारा रिटर्न जमा करानी है या नहीं करानी, ये 5 नंबर का इसने कोई सवाल डाला है। अच्छे सवाल पूछ रहे हैं आप। ये कोई स्पेकुलेशन टाइप, नॉन स्पेकुल, पता नहीं कौन सा होगा, ये सवाल देखेंगे। ये मैंने आपको टेस्ट में दिया हुआ है सवाल, सेक्शन 7B का, सेक्शन 7A का था। ये तो सेल्स टैक्स से आपको समझ नहीं आएगा, ठीक है। ये भी सेल्स टैक्स चल रहा है, ये सेल्स टैक्स का न्यूमेरिकल है और ये पहले 3 चैप्टर्स में सवाल डालता है एंड पे। चलें जी, जाएँ। सलाम।